नमस्कार। नहीं, अभी मैं नमस्कार शुरू। संजीव जी। आप हाँ शुरू करेंगे? हाँ हाँ, नमस्कार नीरज जी, मैं शुरू करता हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की आज 140वीं कड़ी है, जिसमें हम प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ जिनका डिफेंस जर्नलिज्म में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और वार ऑथर के रूप में आप देश में जाने जाते हैं और हिंदी में आपने विशिष्ट लेखन किया है। विस्तृत परिचय मैं आपसे बाद में कराऊंगा जब उन्हें विधिवत आमंत्रित करूंगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे सरस्वती वंदना से। तो मैं प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं, मीडिया इंडस्ट्री के साथ आपका भी जुड़ाव रहा है और मूलतः आरजे प्रियंका के नाम से आप जुड़ी रही रेडियो स्टेशंस के साथ और इवेंट मैनेजमेंट्स में भी आपका एक एक्सपीरियंस रहा। पॉडकास्टिंग में आप पीएचडी कर रही हैं और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षक के रूप में अकादमिक आयोजनों के साथ आपका गहरा जुड़ाव और हमारी इस वेबिनार श्रृंखला में शुरू से ही आप सक्रियता से जुड़ी रही हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूएनओ रोल इन ग्लोबल पीस में कीपिंग एंड मीडिया रिस्पांसिबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट। बहुत नीडेड टॉपिक है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना था और उसके लिए इतने अप्रोप्रिएट स्पीकर हमें मिल गए। तो इस टॉपिक के ऊपर वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सरस्वती जी का नाम लूंगी एज आर ट्रेडिशन, एज आर कल्चर। तो उसे फॉलो करते हुए हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सर थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसा भौतिक आयोजनों में होता है कि हम हमारे अतिथियों का माल्यार्पण या बुके भेंट कर स्वागत करते हैं, तो चूंकि अब ये आभासी मंच पे कार्यक्रम है तो फिजिकली तो उस तरह का स्वागत सत्कार संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम अतिथियों के सम्मान में ई बुके के माध्यम से उनका स्वागत करें। तो मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि ई बुके से आज के हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं भाई नीरज राजपूत जी, उनका अभिनंदन करें। और प्रियंका जी। जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो स्पीकर है मैं उनका ई बुके से स्वागत करूं। सर ये हमारी तरफ से और कम्युनिकेशन टुडे की तरफ से एक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर है। आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ, आपने अपने नॉलेज शेयर करने के लिए हमें एक मौका दिया, तो थैंक यू सो मच एंड दिस इज जस्ट ओनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड। सर हमारे डायरेक्टर से हमेशा कहते हैं कि हमें इस ई बुके से जो इस फ्लावर की फ्रेग्रेंस है उसे महसूस करना चाहिए, जो शाइन है, जो स्पार्क है, उसे इम्बाइब करना चाहिए हमारे लाइफ में। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू डू द सेम फ्रॉम थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ई बुके। थैंक यू सो मच सर। जी, हुड़ा जी की जो भावनाएं हैं कि इन फूलों की खुशबू को महसूस किया जाए, और हमें ये लगता है कि ये विचारों की खुशबू भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये जो वेबिनार है ये मूलतः उन विचारों की खुशबू को दिग दिगांतर में फैलाने का एक विनम्र प्रयास है। ये जो हमारी श्रृंखला है पिछले 28 सालों से कम्युनिकेशन टुडे निरंतर प्रकाशित हो रहा है और हमने अब तक 13 विशेषांक प्रकाशित करे मीडिया के विभिन्न विषयों को लेकर के। ये सारे विशेषांक, ये सारे अंक
communicationtoday.net जो हमारी वेबसाइट है उस पर देखे पढ़े जा सकते हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व हमने एक प्रयास किया, वैचारिक अभियान शुरू किया कोविड के दौर में, और इस आभासी मंच पे कोविड ने बहुत सारी दुविधाएं भी दी तो सुविधाएं भी दी। उसी का परिणाम था ये नया विकल्प तकनीक के माध्यम से, और इस पर हम 140वीं वेबिनार आज कर रहे हैं। और इस मंच पर लगभग 350 से अधिक एक्सपर्ट्स जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, चाहे वो प्रिंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, थिएटर है, फिल्म है, पब्लिक रिलेशंस है, एडवर्टाइजिंग है, और लगभग 200 घंटे से अधिक की रिकॉर्डिंग हमारे उस यूट्यूब चैनल पर आज उपलब्ध है। और अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके विचारों को आप यहाँ सुन सकते हैं। तो सभी मित्र जो इस वेबिनार श्रृंखला से जुड़ रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमारा यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब करें ताकि इस अभियान को हम आगे बढ़ा सकें। आज का जो हमारा विषय है, जैसा प्रियंका जी ने बताया कि यूएनओ का क्या रोल है शांति स्थापना में, और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर 1945 जब यूएनओ की स्थापना की गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस था, वो जब खत्म होता है और दुनिया ने कहीं इस बात पर विचार किया कि एक ऐसा वैश्विक मंच तैयार किया जाए जहां सभी देश मिल बैठ करके एक दूसरे के विचारों को साझा कर सके, और दुनिया में जहां भी ऐसी आशंकाएं हैं अशांति की, वहां हम किस प्रकार से शांति स्थापना में सहयोग कर सकते हैं। तो वैश्विक शांति की स्थापना और युद्धों को रोकने के लिए और एक पारस्परिक विचार विनिमय की दृष्टि से जो मंच स्थापित किया गया, तो आज 8 दशक में यूएनओ की क्या भूमिका रही है। प्रारंभ में कुछ जगह सफलताएं मिली, लेकिन बहुत अधिक सफल शायद यूएनओ अपने उद्देश्यों में नहीं हो पाया। शांति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे शांति सेना इनकी, और भारत का बहुत सहयोग रहा है। और अभी भी जिस तरह से कुछ हिस्सों में युद्ध चल रहा है, कई वर्षों से युद्ध चल रहा है, वहां यूएनओ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है राहत सामग्री पहुंचाने की, वैक्सीनेशन की, बहुत तरह तरह की कोशिशें कर रहा है। और इस सारी प्रक्रिया में कई बार वहां हमले भी हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, कुछ व्यक्तियों की जान भी गई है। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ जहां सुरक्षा परिषद और इसके माध्यम से जो प्रयत्न कर रहे हैं उनका क्या असर रहा है उस पर कुछ बात की जाए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें मीडिया की जो, देखिए हमें भी जो सूचनाएं मिलती है वो एक दृष्टि विशेष है। ज्यादातर जो वेस्टर्न इम्पैक्ट है उससे जो खबरें आ रही है, क्योंकि उनकी जो एजेंसीज है, उनके जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं वो इतने सशक्त हैं कि हमको उसी तरह की खबरें मिल पाती हैं। तो ये जो सूचना का साम्राज्यवाद भी फैल रहा है, तो किस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं और मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। अपेक्षाएं मीडिया से बहुत हैं, वो निष्पक्ष जानकारी दे, वे किसी तरह के पूर्वाग्रह में त्रस्त नहीं रहे। जहां तक हमारे देश का संदर्भ है, यदि वहां संघर्ष होता है तो हमारी एक दृष्टि होती है राष्ट्र की अस्मिता को लेकर। जब दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो वहां हम किस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे, किस तरह से संतुलन को बनाए रखेंगे, उन दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से शांति की स्थापना हो सके। यूएनओ की जो आर्मी है, पीस आर्मी है, जब वो वहां जाती है तो उसको स्थानीय आतंकवादी गुटों से संघर्ष करना पड़ता है। अलग तरह की चुनौतियां उनके सामने आती है। किस तरह से हम हिंसा के उन दृश्यों को दिखाते हैं, उसका क्या असर होता है। जब पहली बार गल्फ वॉर को टेलीविजन पर दिखाया गया था उस समय किस तरह की चुनौतियां आई थी। हम इन हिंसात्मक दृश्यों को, युद्ध के लाइव दृश्यों को कहीं उस एंटरटेनमेंट के रूप में तो नहीं देख रहे हैं, वो होते हुए बम्बार्डमेंट, वो कहीं एक अलग तरह की हमारे मस्तिष्क में किस तरह की भावना को फैलाते हैं। बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं इनके साथ। यूएनओ जहां कोशिश कर रहा है कि परमाणु शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, इसका उपयोग शांति के लिए किया जाए, आज भी कदम कदम पर हमें डर लगता है। अक्सर टीवी चैनलों और अखबारों के हेडलाइंस हमें उस बात की ओर संकेत करती है कि दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच आज हमने ये सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसे विशेषज्ञ को बुलाया जाए, वो इन सारी चुनौतियों का सीधे सीधे कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं और अपने साथ एक व्यापक अनुभव लिए हुए हैं। और संयोग से हमारा परिचय हुआ भाई नीरज राजपूत जी के साथ, जो पिछले 2.5 दशकों से देश के अनेक प्रमुख टीवी चैनलों के साथ जुड़े रहे, अनेक समाचार पत्रों के साथ आपका जुड़ाव रहा, और लेकिन आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो डिफेंस रहा है। और उसमें आपने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है, उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को
आपने जिस तरीके से समझा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, बहुत जगह आपको यात्राएं करने का अवसर मिला। उस मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम करते करते आपने स्वयं अपना एक पोर्टल शुरू किया, और वो शायद पहला हिंदी का पोर्टल है TFA नाम से। तो वो जो उनका जो चैनल है द फाइनल असॉल्ट, इस नाम से जो आपने शुरू किया, अंतिम आक्रमण। तो लेकिन इसका भाव यह है कि इस तरह के जो सैन्य मुद्दे हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसके बारे में जो हिंदी का पाठक है, हिंदी का दर्शक है, उसे किस तरह से सेंसिटाइज किया जाए, उससे परिचित कराया जाए। तो TFA के आप इस समय एडिटर इन चीफ हैं, और सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए अतिरिक्त लाभ है, नीरज जी ने रूस यूक्रेन वॉर, जो मेरे ख्याल अब लगभग 2.5 वर्ष का समय हो गया उस युद्ध को होते हुए, तो उस प्रारंभिक दौर में आपको उन सीमांत क्षेत्रों पे जाने का मौका मिला। निश्चय ही इस तरह की वॉर को कवर करना स्वतंत्र रूप से अपने आप में एक चुनौती है। हमारे जो मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने नाम सुना होगा एम्बेडेड जर्नलिज्म। किस तरह से आप एक देश विशेष की सेना के साथ जुड़ करके इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप रशियन जो आर्मी थी, रूस की जो सेना थी, उनका वहां डिफेंस और जो वहां के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से परमिशन लेने के बाद, वहां से क्लियरेंस के बाद आप उन रशियन आर्मी के साथ उन क्षेत्रों में जाते हैं, और किस तरह से रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन ने उसका प्रतिरोध किया, उन सारे दृश्यों को आपने निकटता से देखा है। और आपकी एक पुस्तक आई है, ऑपरेशन जेड लाइव रूस यूक्रेन वॉर। रशिया ने उस ऑपरेशन को ऑपरेशन जेड का नाम दिया था, उसी से आपने उस पुस्तक का शीर्षक निकाला, और सीमांत क्षेत्रों में जाकर के उस सारे रोमांच को, उस सारे संघर्ष को, कदम कदम पर खतरे थे। और सबसे बड़ा खतरा, चूंकि आप रशियन आर्मी के साथ हैं, तो आप जब खबरें भेजेंगे तो किस तरह से उस रशियन व्यू पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, और कैसे, जो हमने अभी बात की कि निष्पक्षता और पूर्वाग्रह से रहित होकर के खबरें देनी है, जिस ऑब्जेक्टिविटी की बात हम क्लासरूम में या आदर्श में करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आप अपने पाठकों को, दर्शकों को खबरें दे पाएंगे। तो आपने उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और केवल 3 पत्रकारों को मौका मिला था रशियन सेना के साथ जाने का। उसमें से एक भाई नीरज राजपूत थे, और उन्होंने उस पूरी सैन्य कार्रवाई का जिस तरह से अपनी उस पुस्तक में वर्णन किया है, वो अपने आप में पढ़ने लायक है। देश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में उस पुस्तक का रिव्यू छपा है। अब बहुत कम देखा है मैंने कि हिंदी किताबों के रिव्यूज अंग्रेजी प्रेस कवर करे। हिंदी प्रेस तो कवर करती है अंग्रेजी पब्लिकेशंस का, लेकिन नीरज जी शायद पहले ऐसे लेखक हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने हिंदी में उस तरह का वर्णन किया, और इंग्लिश प्रेस ने भी उसको बहुत प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। अंग्रेजी में आपको इस तरह की रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन हिंदी में इस तरह की रिपोर्टिंग लगभग नहीं के बराबर है। तो उस दृष्टि से हम नीरज जी को उस अग्रणी पत्रकार के रूप में दे सकते हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे जाकर के ये सारी रिपोर्टिंग की है, उन सारी परिस्थितियों को स्वयं झेला है, उन खतरों की संवेदनाओं को आपने महसूस किया है, और लगातार इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप एक पैनी निगाह रख रहे हैं, और पूरी संवेदनशीलता के साथ आप लिख रहे हैं। आपकी रिपोर्टिंग सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर है या दूसरे जो और माध्यम है, उसके माध्यम से भी काफी चर्चाएं उनकी हुई है, आलोचना प्रत्यालोचनाएं साथ साथ चलती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने ये काम किया है, निश्चय ही हिंदी पत्रकारिता के लिए ये गौरव की बात है। तो मैं बिना अधिक समय लिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आज यूएनओ डे के ऊपर विश्व शांति की अपेक्षाओं के साथ कहीं वो जिस हम मानवता की बात करते हैं, ये जो इजराइल और दूसरे जो युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन वगैरह के, हिजबुल्लाह, और वहां की जो हम बात कर रहे हैं, किस तरह से वहां की जो नागरिक हैं वो परेशान हैं। बच्चों को टीके की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं कुछ न्यूज, यूएनओ को भी मेरे पास कुछ खबरें आती है, रोज देखने को आता है, वहां के चित्र छपते हैं, किस तरह से लोग बेघर हो गए हैं, भागे चले जा रहे हैं। इजराइल ने अल्टीमेटम दिया, तो एक आम आदमी किस तरह से इस युद्ध में पिस रहा है। तो उस भविष्य की मानवता को देखते हुए विश्व शांति की जो हमारी परिकल्पना है, उसमें एक डिफेंस जर्नलिस्ट किस तरह से सोचते हैं इन सारे परिवेश को। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई नीरज जी को अपनी बात कहने के लिए। भाई नीरज राजपूत। थैंक यू संजीव जी इस संबोधन के लिए और इतने अच्छे संबोधन के लिए।
और आपका साधुवाद, आपका भी और कम्युनिकेशंस टुडे का भी, प्रियंका जी का भी, जिन्होंने हमें अभी प्रार्थना सुनाई। सभी को साधुवाद, प्रणाम सभी को मेरा। और आज जैसे आपने बताया कि आज यूएन डे है, बिल्कुल सही बात है। 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना की गई थी। संजीव जी, आपने जो इस पर हम लोग बात करेंगे, जो आपने टॉपिक्स दिए हैं, 2 टॉपिक्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएन की रोल किस तरह से पीस कीपिंग में हो सकता है, शांति के लिए हो सकता है, वैश्विक शांति के लिए, और दूसरा आपने जो मीडिया का रोल है कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में, उसका दिया है। तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो आपने बात कही कि हिंदी माध्यम से और हिंदी माध्यम के जरिए जो मैंने ये सोचा कि इस तरह से हमें क्या डिफेंस रिपोर्टिंग, जियोपॉलिटिक्स, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हमारे जो मुद्दे हैं, इनको क्यों नहीं हमें आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मैं शायद आपको बताना भूल गया संजीव जी कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है, तो हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री भी मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई जब मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जब हमारे देश में आया था और उसने आक्रमण किया था हमारे देश पर। पोरस की कहानी जानते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट से ज्यादा फोक ट्रेडिशन में आ गई वो कहानी। हमारे सब लोग जानते हैं सिकंदर की पोरस से लड़ाई हुई थी, और फिर गाना भी बना था कि सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की तो मैं क्या करूं। हमारे देश में हिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, अब हाल के सालों में थोड़ा दिया जाने लगा है। तो आप अगर उस बात को, जो मेगिस्थनीस ने जो उस युद्ध के बारे में वर्णन किया, पोरस के बारे में, कि अलेक्जेंडर जब आया इंडिया में और उसका युद्ध चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट जो आज का पाकिस्तान है वहां कहीं चल रहा होगा, उसका युद्ध चल रहा था। तो मेगिस्थनीस ने लिखा है कि जब युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान के बारे में भी आगे बात करेंगे, युद्ध के मैदान में जब अलेक्जेंडर की सेना और इंडियन कोई राजा था, पोरस होगा या कोई और, वहां छोटा कोई राजा था, कोई मोरियन किंग नहीं था वो। तो उनके बीच में जब लड़ाई चल रही थी, तो सैनिक तो अपना लड़ रहे थे बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में, और वो लिखते हैं कि उसके पास जो जंग के मैदान, क्योंकि उस वक्त तो जंग का मैदान एक निश्चित होता था, चाहे वो पानीपत का हो, चाहे तराई का हो, या फिर कुरुक्षेत्र हो, उस जगह के महज कुछ मीटर की दूरी पर भारत के जो किसान थे वो अपना हल जोत रहे थे, अपना खेत जोत रहे थे, और उन्होंने लिखा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि युद्ध चल रहा है। अलेक्जेंडर इतना बड़ी सेना के साथ हमारे देश पर आक्रमण करने आ गया और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना हल जोत रहे हैं अपना। उनको कोई मतलब नहीं कि इधर कौन कट रहा है, कौन मर रहा है, किधर हाथी गए, किधर घोड़े गए, उनसे कोई मतलब नहीं। उसने तो ये लिखा है कि ऐसा ऐसा, उसने, क्योंकि वो वर्णन कर रहा था कि वहां पर कास्ट सिस्टम को या अपने वर्ण सिस्टम को वर्णन कर रहा था, उसमें लिखा था। लेकिन आप इसकी गहराई में जाएंगे, आप देखेंगे कि उस वक्त हमारे देश पर आक्रमण हो रहे हैं, और हमारे देश, क्योंकि उस वक्त ऐसी वर्ण सिस्टम था कि क्षत्रिय ही लड़ने के लिए जाएंगे, युद्ध के मैदान में जाएंगे, बाकी और लोग नहीं जाएंगे। तो वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे देश पर कौन आक्रमण कर रहा है, कौन राजा आ रहा है, कोई भी बन जाए, राजा बन जाए। तो क्या ये, क्या एक बहुत गूढ़ इसमें एक रहस्य छिपा हुआ था, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ और एक मेंटेलिटी से जुड़ा हुआ। आज के समय भी अगर हम लोग देखें कि क्या हम लोग, जो हम भारतीय हैं, नागरिक हैं, जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं कोई भी, तो क्या उनके मन में ये बात आती है कि, या सिर्फ ये सोच लेते हैं कि हाँ हमारे बॉर्डर्स पर, चाइना बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, पाकिस्तान एलओसी पर खड़े हुए हैं, और उन्होंने क्योंकि कह दिया कि आप चैन की नींद सो, तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। 1962 का जब युद्ध हुआ था, उस वक्त भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। जब चीन ने आक्रमण किया हमारे देश पे, कम ही लोग जानते हैं, 2500 साल हो गए अलेक्जेंडर को अटैक किए हुए, और उसके बाद फिर अपना 1962 का युद्ध। हमारे ही देश के जो लोग, जो नागरिक थे, वो उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, चाहे हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें उनको कि उनकी वजह से हमारी हार हुई, उस टाइम में उन्होंने आर्मी को स्ट्रांग नहीं किया, उनके घर के बाहर रात के वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक प्रधानमंत्री जिसके देश की कमान, जो अभी नया नया आजाद हुआ है, जिस पर आक्रमण हो गया, वो उस स्थिति से निपटे कि वहां पर अटैक हो गया, हमारी सीमाओं पर अक्सई चीन पर कब्जा कर लिया है, चीन ने कर लिया है, अरुणाचल प्रदेश में घुसने के लिए तैयार है, असम तक पहुंच गया, तेजपुर मिसामारी तक पहुंच गया, या वो अपने देश के नागरिकों को संभाले जो उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने आए। ये ध्यान करते हुए मुझे लगा कि हमारे देश में, क्योंकि इन सब फील्ड डोमेन्स का, जो डिफेंस है, रक्षा सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि आप ये नहीं मान सकते कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उस जियोपॉलिटिक्स से अलग है,
उसको बहुत कुछ जो दिशा और दशा जो है वो जियोपॉलिटिक्स दे रही है। चाहे फिर अगर आज कल ही जो प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट से आए हैं, चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, ये सब कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें, ये सिर्फ सेना से जुड़ी हुई बातें, आर्म फोर्सेस से जुड़ी हुई नहीं। और ऐसे में इसलिए मैं आपको खास तौर से आभार प्रकट करूंगा संजीव जी कि इस तरह के मंच पर आप इस तरह की बातें करते हैं, हमारे जो आम नागरिकों के बीच में, प्रबुद्ध लोगों के बीच में आप जो ये इस तरह का डिस्कशन करते हैं देश की रक्षा सुरक्षा, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जो रक्षा सुरक्षा का जो एक भाव है उसको पैदा करना बहुत जरूरी है अब देश के नागरिकों में। अगर नहीं तो फिर हम लोग वही अपनी कास्ट, रिलीजन, रीजन इसी पर ही लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, आपस में डिवाइड होते रहेंगे। अगर कुछ चीज डिवाइड, अगर हम इस डिवीजन को अगर कोई भर सकता है तो वो हमारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है, और उसके लिए आभार आपका कि आपने ये टॉपिक चुना है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, ये यूएन का रोल क्या है। आज के समय में जब आज हम लोग 79 ईयर्स 80 साल में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसे समय में दो बड़े युद्ध इस वक्त हमारे सामने, हमारे दुनिया में या धरती पे कह सकते हैं चल रहे हैं। पहला रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा है इजराइल का वॉर जो मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं पश्चिम एशिया में चल रहा है। और उस युद्ध में क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में जो हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप है उनके बीच में जो युद्ध हुआ 2006 में, ऑलरेडी यूएन ने वहां पर ब्लू लाइन खींच रखी थी इजराइल और लेबनान के बीच में कि आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन पिछले ही हफ्ते इजराइल ने उस ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिया। ब्लू लाइन यानी कि क्योंकि यूएन फोर्सेस वहां रहती हैं उसको इसलिए ब्लू लाइन बोलते हैं इस बॉर्डर को। जैसे हम अपने बॉर्डर को किसी को एलओसी बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं, ऐसे ही उसको ब्लू लाइन नाम दे दिया गया इजराइल और लेबनान के बॉर्डर। शुरुआत में जब हमने देखा हमास का पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा था तो वो जो एरियल स्ट्राइक या लॉन्ग डिस्टेंस वेपन से लड़ाई लड़ी जा रही थी और एक दूसरे के ऊपर मिसाइल या रॉकेट या ड्रोन से अटैक कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि इसी महीने जो इजराइल की फोर्सेज है उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया और वो एंटर कर गए लेबनान में। उन्होंने कहा कि हम यहाँ लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए आए हैं। तो उस लिमिटेड ऑपरेशन में क्या हुआ कि आपको यूएन की जो चौकियां हैं उनको क्रॉस करके जाना पड़ता है। और यूएन ने इस बात को ऑब्जेक्शन किया कि जो इजराइल की फोर्सेज हैं, आईडीएफ जो है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज जो है, उन्होंने न केवल इस जो बॉर्डर लाइन है उसकी सैंक्टिटी को उसको ब्रीच किया है, बल्कि जो यूएन के जो परिसर हैं, जो यूएन की जो बंकर्स थे, पोस्ट थी, उनके पे जाकर उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी। और खबर यहां तक आई कि उन्होंने उनको आदेश दे दिया कि आप यहाँ छोड़कर चले जाइए, आप इनको यहाँ से। तो ऐसे समय में जब आप मान रहे हैं कि यूएन में आज 193 190 से ज्यादा देश हैं उसमें, और उसमें सभी बड़े देश हैं, उसमें जितने पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी है, इजराइल भी खुद है। इन सबके बावजूद भी यूएन गिड़गिड़ाता रहा है कि देखिए इजराइल की फोर्सेज आ गई हैं, वो अटैक भी कर रही हैं, उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए हैं इस बंकर्स के ऊपर, हमारी पोस्ट के ऊपर, कि खाली कर दीजिए नहीं तो हम आपके ऊपर भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत की भी एक टुकड़ी वहां तैनात रहती है, गोलान हाइट्स जो विवादित इलाका है वहां पर तैनात रहती है। इस सब के बावजूद भी इजराइल ने कोई पीछे नहीं हटे और वो आगे बढ़ते चले गए। ये एक दिखाता है कि क्या इंपॉर्टेंस यूएन की फोर्सेस की है, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस की है, कि आप एक देश की जो है सेना आ रही है और उसके खिलाफ आप जो है उसको मुकाबला करने के लिए आपको या तो हिचकिचाहट हो रही है, आप लड़ नहीं सकते, आप उनके ऊपर फायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ एक टास्क दिया गया था कि आपको यहाँ पर मेंटेन करना है इस बॉर्डर को, कि जो टेररिस्ट है वो इधर ना आए, यानी कि इजराइल की तरफ ना आए और इजराइल की फोर्सेस इधर ना आए। लेकिन इजराइल ने, क्योंकि उनको लगा कि लेबनान ऊपर अटैक कर रहा है तो और जरूरी है उसका सफाया करने के लिए, तो वो एंटर कर गए। और ये पिछले 1 साल में कोई पहली घटना नहीं थी जब यूएन की पोस्ट के ऊपर इस तरह से अटैक किया गया। गाजा में भी हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में यूएन लगातार उस पर ऑब्जेक्शन करता रहा कि जो हमारे जो शरणार्थी कैंप हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, हालांकि स्कूल वो चलते नहीं है, उनको भी शरणार्थी कैंप या रिलीफ कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया है, उन पर जो है इजराइल की फोर्सेस अटैक कर रही हैं, करती हैं। तो ऐसे समय में क्या यूएन इतना क्या लाचार है, क्या वो इजराइल जैसी कंट्री को रोक नहीं सकता? वही दूसरी तरफ जब रशिया यूक्रेन का वॉर 2.5 साल हो गया है, उसमें हम आप देखेंगे कहीं कोई नजर नहीं आता, यूएन कहीं नजर नहीं आता। कहीं यूक्रेन में अगर कोई रिलीफ कैंप चलाया होगा तो चलाया होगा, या फिर उनके फिगर्स आते, जैसे भी हाल में उन्होंने कहा कि यूएन की फिगर्स कहती हैं कि यूक्रेन में 80 लाख लोगों की कमी हो गई है। जो जनसंख्या, उन्होंने कहा कि जो फरवरी 2022 में जो जनसंख्या थी उसमें और आज की जनसंख्या में 80 लाख लोग कम हो गए। इनमें कम से कम 50 से 60 लोग जो हैं वो बेघर हो गए, यानी कि शरणार्थी बनकर या तो यूरोप चले गए या फिर रशिया चले गए, वो वहां से शिफ्ट हो गए उस यूक्रेन से। तो आप मान सकते हैं कितनी बड़ी
जो त्रासदी है यूक्रेन वॉर की है, और उसमें यूएन का कोई रोल हमें दिखाई नहीं देता है उसमें कि उन्होंने युद्ध रोकने में किसी तरह की कोई मदद की। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रशिया खुद एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सबसे मजबूत काउंसिल या परिषद या कमेटी है इस यूएन की। उसमें ही अगर उस जो उसका सदस्य है 5 देशों में से एक देश अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या वो इसको युद्ध को रुकवाने में उनकी मदद कर सकते हैं? और इजराइल के किस तरह के बयान यूएन के महासचिव के खिलाफ आ रहे हैं, ये दिखाता है कि कहीं यूएन, कहीं संयुक्त राष्ट्र जो है इन 70-80 सालों में कहीं ना कहीं कमजोर कहीं हो गया है, खासतौर से तब जबकि कहीं वो किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री या P5 कंट्रीज उसमें हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इजराइल की दोस्ती अमेरिका से कितनी मजबूत है और कितना उनको सपोर्ट उससे मिलता है। लेकिन अब इस इन सब का एक दूसरा पहलू ये भी है और उनकी अपने अपने तर्क है। इजराइल का साफ तौर से कहना है कि जब हम लेबनान में अटैक करने के लिए गए ग्राउंड फोर्सेस, तो जहां यूएन की चौकियां थी, जहां यूएन फोर्सेस, वो यूएनआईएफएल के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के नाम से यूएनआईएफएल, और हमारी भारतीय सेना की भी एक पूरी बटालियन वहां पर तैनात रहती है, ब्लू हेलमेट जिनको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो ब्लू हेलमेट लगाते हैं उनकी फोर्सेस, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो उन्होंने कहा कि जहां पर यूएन की जहां पोस्ट है, चौकियां हैं, उसी के बेहद करीब जो लेबनान के जो टेररिस्ट ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, उन सब के ठिकाने वहीं से चल रहे थे, उनके करीब से 100 मीटर की दूरी से, 50 मीटर की दूरी से, वहीं पर उन्होंने अपने हथियार रखने के लिए टनल्स बना रखी है। तो पिछले 18 साल में क्या यूएन फोर्सेस ने ये देखा नहीं कि वहां पर आतंकी जो है ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं की बंकर्स के पास से जो है वो रॉकेट या मिसाइल दागते हैं? अगर ऐसा था, अगर उनको पता थी, तो उन्होंने क्या ये जानकारी साझा की किसी से? क्या उन्होंने यूएन असेंबली में इस बात को रखा? यूएन पीस कीपिंग या महासचिव को ये जानकारी थी कि यहाँ पर ये टेररिस्ट ग्रुप है और यहीं से ये हमारे पास से ही रॉकेट लॉन्च करते हैं यहाँ से? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी यूएन की जो ऑपरेशन है उसमें है। ठीक वैसे ही गाजा में भी जो इसराइल ने जो अटैक किए, उनके स्कूल्स में जो शरणार्थी कैंप है, उन सब में कहीं ना कहीं हमने देखा कि जहां पर अटैक्स हुए वहां पर आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं, यूएन स्कूल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनके सदस्य हैं उन तक को भी मेंबर्स हैं उस हमास के टेररिस्ट ग्रुप के। तो ऐसे में यूएन को भी बहुत जरूरी है कि अपनी जो वर्किंग है, कल्चर जो है, उसको कहीं ना कहीं बदलना होगा। नहीं तो यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है, और जैसे कि भारत मानता आया है कि अपने जो आज तक आतंकवाद की ही परिभाषा नहीं दे पाया है, तो वो आगे कैसे रिलेवेंट रहेगा? क्या हम लोग मान सकते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ वो एक बातचीत करने का जरिया रह जाएगा? यूएन जिसको बनाया ही गया था, आप ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, इसको खड़ा किया गया था, और इसलिए खड़ा किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि दुनिया में शांति हो, सुरक्षा हो, समृद्धि हो और मानवाधिकार, ये 3-4 मुख्य मुद्दे थे जो बनाया गया था यूएन को। लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि शांति, सुरक्षा, ये एक मानवाधिकार, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वॉर इज इविल, कहीं पर भी युद्ध होगा, और कॉन्फ्लिक्ट अगर की बात करेंगे तो युद्ध के साथ साथ, पारंपरिक युद्ध के साथ साथ टेररिज्म भी हम उसमें जोड़ देते हैं। तो 7 अक्टूबर की घटना को भी हम नहीं उसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते कि ये इसका हिस्सा नहीं है, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। तो क्यों नहीं यूएन इन सबको घटनाओं को रोक पाता है? तो इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, और भारत जैसे देश ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएन ने अपना जो चार्टर जो उनका था उसको नहीं किया उन्होंने। शुरुआत के सालों में अगर हम देखेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे क्यों इसकी रिलेवेंस खत्म होती जा रही है। शुरुआत के सालों में अगर हम लोग बात करेंगे, जब बना 1945 में बना, तो भारत का ही क्लासिकल एग्जांपल है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1947-48 का, तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में ही जाकर युद्ध विराम का घोषणा की थी उन्होंने, कि हम सीज फायर कर रहे हैं। और उसके बाद से यूएन जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही वो तैनात रहता था, और हाल के सालों तक तैनात। हालांकि उनकी कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। जब एलओसी पर कोई फायरिंग होती थी, गोलाबारी होती थी, तो फिर वो जरूर जाते थे और अपनी रिपोर्ट बनाकर यूएन को देते थे कि क्या कारण रहे, क्या इंडिया ने अटैक किया या पाकिस्तान ने किया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि कोरियन वॉर जो हुआ 1950-53, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यूएन ने निभाई थी, जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर नॉर्थ और साउथ कोरिया के जो युद्धबंदी थे, उन दोनों की अदला बदली करने के लिए, और आर्मिस्टिस यानी कि जो युद्ध जो समाप्त हुआ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूएन का था। हालांकि उसमें भी उस यूएन की जो कमेटी थी, उसमें हमारे जो भारत की सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, और हमारी ही सेना के जो जनरल्स थे, जनरल थिमैया,
वो वहां पर गए थे, कोरिया गए थे उस वक्त, और कोरिया में जाकर उन्होंने अपना जो अदला बंदी थी युद्ध बंदियों की, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां कराई थी। वो ब्रिज आज तक भी है। मैं खुद जब नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर गया था तो मैंने वहां देखा था, जिसको ब्रिज ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं। यानी कि एक बार आपने क्रॉस कर लिया उस ब्रिज पे तो फिर वापस आप नहीं जा सकते। अगर आप नॉर्थ से साउथ चले गए फिर साउथ के बन जाएंगे, साउथ से नॉर्थ गए तो आप नॉर्थ, इसलिए उसको नाम दिया गया ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी दिखाया गया बाद में, हाल के सालों में। तो वो वहां पर यूएन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही। और ये अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें तो ऐसा लगने लगा कि जहां पर दो देशों के बीच में हाल के सालों में जहां युद्ध हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं यूएन जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। जहां सिविल वॉर है या फिर जो आर्म्स ग्रुप के खिलाफ अगर कोई कंट्री की सेना लड़ रही है, उनके खिलाफ तो कारगर है, जैसे कोंगो में है, सुडान में है, साउथ सुडान में है। इन कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुल रहे ऑपरेशन या मिशन जो हम लोग बोल सकते हैं। लाइबेरिया में रहे, वहां पर बहुत अच्छा काम किया यूएन ने किया। इवन 1961 में हमारी ही जो यूएन फोर्सेस के, जो हमारा देश का सबसे बड़ा जो ब्रेवरी अवार्ड है परमवीर चक्र, वो हमारे ही एक कैप्टन सलारिया को दिया गया था इसी यूएन पीस कीपिंग मिशन में। कोंगो में उनका जो कॉन्वॉय था, यूएन कॉन्वॉय था, उस पर अटैक कर दिया गया था और उन्होंने उनका सामना किया और उस सामना करने में वो उनको वीरगति को प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से, अदम्य साहस के साथ उन्होंने उस हमले को जो है वो विफल कर दिया था और जो विद्रोही ग्रुप थे उनको भागने पर मजबूर किया। इसलिए हमारी सरकार ने उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा था। तो ये घटनाएं भी सामने हमारे हैं। हाल ही में हमारे ही कर्नल काले जो गाजा में थे, उनको भी वीरगति को प्राप्ति हुई उनको, क्योंकि उनकी गाड़ी पर वो राफा हॉस्पिटल में जा रहे थे, उनके ऊपर टैंक से अटैक किया गया, टैंक की गोली से, और उनकी गाड़ी डैमेज हुई जिसमें उनको वीरगति को प्राप्ति हुई। तो इस तरह की घटनाएं भी हैं जहां पर यूएन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन जहां तक मैंने जो देखा है इस यूएन को, जब तक मल्टीपोलर वर्ल्ड रहा तब तक उसका रिलेवेंस रहा। जैसे ही यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, यानी कि कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ और रशिया यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और अमेरिका एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि उसकी पूरी दुनिया पर हेजेमनी या बादशाहत जिसको कहते हैं वो हुआ, तो कहीं ना कहीं यूएन का रोल जो है वो कम होता चला गया। और हम देखते हैं कि अमेरिका खुद आगे आके वो उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट उसका रहने लगा, जो वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट से उनमें अपनी सेनाएं भेजना, अपनी सेनाओं की तैनाती करना वहां पर, और तो वो कहीं ना कहीं यूएन की जो रिलेवेंस थी वो कम होती चली गई उसमें। लेकिन अगर हम आप फिर से देखेंगे, जब से भारत ने कहना शुरू किया कि यूएन रिफॉर्म्स होने चाहिए, P5 मेंबर्स की जो सदस्यता है वो बढ़नी चाहिए, भारत, जापान, ब्राजील या अफ्रीकन यूनियन जैसे जो देश हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए। तब से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी है और ऐसा लगता है कि अगर इसकी सदस्यता बढ़ा दी जाए इसमें और कंट्रीज इसमें और इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं, जो 5 बड़ी कंट्रीज हैं, तो ये वही कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत कर आई थी, वही परमानेंट मेंबर्स हैं उसके P5 जिसको हम लोग बोलते हैं। यूएस, इंग्लैंड यानी यूके, फ्रांस, यूएसएसआर यानी कि अब रशिया टूटने के बाद भी वो उसका सदस्य रहा, और चाइना। चाइना ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, जापान ने उन पर अटैक किया था, तो वो 5 कंट्रीज ही उसमें रहे। हालांकि जो चाइना था वो चाइना दूसरा था, जो आपने ही शायद अभी नहीं, अच्छा वो पहले डिस्कशन में था कि वो चाइना का जो पहली वाली जो कंट्री थी जो आज ताइवान है, उसकी गवर्नमेंट वहां हुआ करती थी, उसको सदस्यता दी गई थी, उसको P5 मेंबरशिप दी गई थी। लेकिन जब 49 में सीसीपी बनी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो उन्हीं को फिर वापस दे दिया गया। और भारत ने ही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा कि आप इनको दे दीजिए, पहले क्योंकि ऑफर दिया गया था इंडिया को, ऐसी बातें आती हैं सामने। तो वही है 5 कंट्रीज, और ये 5 कंट्रीज कौन सी है? जो सबसे ज्यादा खर्च करती हैं, हथियारों के ऊपर खर्च करती है, जो युद्ध सामग्री पर खर्च करती है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो जो जिनको शांति, समृद्धि और मानवाधिकार के जो राइट्स दिए गए हैं, वही सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, वही सबसे ज्यादा युद्ध लड़ते हैं। चाहे आप अमेरिका देख लीजिए, चाहे उसका अफगानिस्तान वॉर देख लीजिए, इराक वॉर देख लीजिए उसका, चाहे उनकी उनकी आज कितनी कंट्रीज में, कम से कम 100-150 कंट्रीज में उनके मिलिट्री बेस है। उनकी कौन सा देश ऐसा नहीं है जहां पर उनके बेसिस नहीं है, जहां पर उनका रीच नहीं है, जहां तक उनकी नाटो फोर्सेस देख लीजिए। नाटो अलायंस तो बनाया ही गया, इसी के लिए बनाया गया था। तो आप कैसे मान सकते हैं कि उस वो यूएन की बात मानेंगे?
वो तो अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं, यहाँ पर मनवाते हैं, पांचों देश मनवाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह के जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद हैं, उनको उनको उनके खिलाफ वीटो कर देते हैं। अगर आप उनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात करते हैं, तो क्या चाइना ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लगा देता है? अगर पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विफलता दिखाता है, यूएन की दिखाता है और संयुक्त राष्ट्र की दिखाता है, जिसमें ऐसा लगता है कि इन इन पांचों देशों के साथ, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही सबसे मेन है। अभी आप देखिए कि जो लेबनान वाला ही जो घटना है, जो ब्लू लाइन वाला है, जो उन्होंने यूएन के परिसर पर जाकर जो अटैक किया, घेराबंदी की अपने टैंक से की, यूएन की जो चौकियां थी वहां पर जाकर, तो पोलैंड और करीब करीब 28 से 30 कंट्रीज ने प्रस्ताव पास किया यूएन की कि ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इटली के सैनिक उसमें हताहत हुए थे, उनके हमले में हुए थे। तो आप ये मान के चलिए, उस प्रस्ताव के बावजूद भी इजराइल अपना कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ अमेरिका आज खड़ा हुआ है। अगर आज अमेरिका नहीं है तो फिर शायद उनको रोकना पड़ सकता था अपना, और उन पर इतना प्रेशर डाल सकते थे कि आप इनको कम से कम यूएन की जो एक सैंक्टिटी है उसको तो कम से कम मेंटेन करके रखें, नहीं तो फिर कौन इनकी बात मानेगा? कौन साउथ सुडान में कौन मानेगा, कोंगो में कौन मानेगा, इनकी बात को मानेगा? साइप्रस और बोस्निया हर्जेगोविना में बहुत अब नहीं रहा है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उस सब के बावजूद भी वहाँ यूएन फोर्सेस वहां तैनात रहती हैं। कोई सुनने में उनकी बहुत नहीं आती है अब पिछले 15-20 साल से कि कोई वहां पर किसी तरह की कोई घटना हुई हो। हालांकि ऐसा नहीं मान सकते कि वहां पर भी जो वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं आ सकती है, क्योंकि जो गोलान हाइट्स है, जो लेबनान, सीरिया और इजराइल के जो विवादित इलाका है, वहां पर भी 2006 के बाद से कोई बड़ी घटना हमने नहीं देखी थी। लेकिन अब जब ये लास्ट ईयर जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक वहां हमास का हुआ, उसके बाद से वहां पर भी स्थिति इस तरह की बन गई है। तो कोई बहुत बड़ी, मैं संजीव जी नहीं मानता हूं कि आश्चर्य नहीं होगा, हैरानी नहीं होगी मेरे को, अगर इजराइल कल यानी कि निकट भविष्य में उस गोलान हाइट्स पे भी जाके अपना कैप्चर कर लेता है और उसको अपनी सीमा में मिला लेता है। तो ये कहीं ना कहीं यूएन की विफलता हमें दिखाई दे रही है, और ये तभी सही हो सकती है, इसको हम सुधार तभी कर सकते हैं जब यूएन में रिफॉर्म्स उसमें होंगे। और यूएन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा जो होगा वो ये होगा कि इसमें जो भारत है, क्योंकि देखिए भारत, चाहे भले ही हम कहें कि आज हम सुपर पावर बनने के लिए, लेकिन हम सुपर पावर किसी कंट्री पर अटैक करने के लिए नहीं बन रहे हैं सुपर पावर। हम लोग विश्व गुरु की जो बात की जा रही है, हम लोगों ने तो हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की हमारी नीति रही है, हम और हम उसी को ही फॉलो करते हैं। अगर हम अलेक्जेंडर हमारे देश में आया, अटैक करने के लिए आया, सॉरी, तो हमने तो अपने पीस कीपिंग मिशन वहां भेजे थे, आज 2500 साल पहले हम भेज चुके हैं। अशोक द ग्रेट ने भेजे थे, और उसी की ही हम लोग फॉलो करते हैं। हम अपनी सेना को कभी नहीं भेजते हैं कहीं किसी कंट्री में अटैक करने के लिए, या किसी की लैंड को कैप्चर करने के लिए हम कभी नहीं करते। अगर आज हमारी दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की, तो वो किसी पर अटैक करने के लिए नहीं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। अगर आज हमारा जंगी बेड़ा यानी कि हमारी जो भारतीय नौसेना है, जिसमें करीब 200 युद्धपोत के करीब पहुंचने वाले हैं, अगर वो हम इतनी बड़ी सेना या नौसेना हम लोग खड़ी कर रहे हैं, तो वो किसी पर कैप्चर करने के लिए हम अपने हिंद महासागर के, जिसके नाम से ही हमारे हिंद महासागर है, पूरा ओशियन, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसके नाम से पूरा ओशियन, हिंद महासागर, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग, हमारे दायित्व हमारे कंधों पर है। उसकी सुरक्षा के लिए ही हमने इतनी बड़ी नौसेना हमने खड़ी की है। और साथ ही जो हमारे इस हिंद महासागर के जो देश है, चाहे फिर श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, इन पर भी अगर कोई इसी तरह का कोई खतरा आता है, जैसे अभी आज या कल में जो साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन जैसी भी कोई घटना अगर होती है इन देशों पर भी अगर आती है, तो हम उसके लिए भी अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसको हम HADR कहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। तो भारत जैसे देश, जो कि सुपर पावर तो है, आज फिर सबसे बड़ी इकोनॉमी है और थर्ड बनने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, उन जैसे देशों को ही इसमें जो हिस्सेदारी दी जानी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। और सुरक्षा परिषद में आएंगे तभी जो आदर्श वाक्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, सुरक्षा, समृद्धि और मानवाधिकार, यानी कि सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और साथ ही ह्यूमन राइट्स, इन सबको हम तभी साकार कर पाएंगे जब इस तरह के देश होंगे। वो देश नहीं जो कि एग्रेसिव कंट्रीज हों, जो अपनी सेनाओं को इसलिए बढ़ाते हैं कि उनके फुटप्रिंट्स जो हैं पूरी दुनिया में दिखाई दें। हम नहीं चाहते, हम इस तरह के नहीं चाहते। हम अगर चाहते भी हैं तो हम विश्व गुरु की तरह अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं। जापान जैसी कंट्री, जो एक समय में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग जानते हैं कि बहुत एग्रेसिव कंट्री जापान थी उस वक्त थी, लेकिन आज का जापान अगर हम लोग देखते हैं, चाहे वो
न्यूक्लियर अटैक की वजह से वो जो बॉम्ब गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी में, उन्होंने किस तरह से अपने आप को इकोनॉमिकली अपने आप को उस जगह से खड़ा किया अपने आप को लाकर। मिलिटरीली बहुत उनकी अपेक्षाएं नहीं है, विवाद जरूर उनका है चीन के साथ है, लेकिन वो कभी भी अब अटैक करने के मूड में या किसी एग्रेसिव अपनी सेना को नहीं करेंगे, कि कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वो करेंगे। तो ऐसे देश वो आने चाहिए। हालांकि अगर यूएन की बात करें तो जापान इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती है, इतनी अब इस वक्त नहीं मानी जाती है, तो इसलिए उनका वो एक ड्रॉबैक है। तो तीसरी कंट्री है ब्राजील है। ब्राजील भी आ सकती है यूएन रिफॉर्म्स में, लेकिन उनके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ जो सरकारी है बहुत नहीं स्टेबल रहती है, और उनका बहुत अभी हाल के टाइम में ही उनका बहुत काफी डिस्प्यूट हमने देखा, ट्विटर का माध्यम से ट्विटर बैन कर दिया गया वहां पर उनकी कंट्री में, तो एलन मस्क बहुत अगेंस्ट हो गए। फिर बोइंग कंपनी के माध्यम से भी बोइंग के साथ उनका बहुत डसल, अमेरिका के साथ डसल चल रहा है, तो बहुत उनके डसल है, तो उनका भी एक लिमिटेशन है। अफ्रीकन यूनियन है, वो जरूर आ सकता है, इस यूएन में आना चाहिए, और इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और कोई कंट्री नहीं है एशिया में, कम से कम चीन एक कंट्री तो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूएन में एशिया को, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से कोई नहीं है, तो उनको भी जरूर मिलना चाहिए। हालांकि हम लोग देखते हैं कि कितना अभी भी उनको बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, उनके यहाँ पर विकास बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, वो बहुत जरूरी है। तभी हम लोग मान सकते हैं कि जो ये युद्ध चल रहे हैं, चाहे आज के समय भी अगर हम लोग देखें तो ये दो बड़े युद्ध तो हमारे सामने ही सामने हैं, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास। इन सब के बावजूद टेररिज्म कितना बड़ा एक प्रॉक्सी वॉर है हमारे सामने है। हम लोग खुद यानी कि इंडिया और दूसरी कंट्री भी आज के समय में इस टेररिज्म को हम लोग 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, कि मोर्चे की बात करते हैं, तो कहीं कहीं किसी किसी देश में इसको फुल फ्रंट इसको मान लिया गया है। जैसे इजराइल हमास है, इजराइल फुल फ्रंट उसको मानता है, कि उनका मानना है कि जो टेररिज्म है तो वो पूरी एक तरह से युद्ध की तरह ही है। 7 अक्टूबर पिछले साल जो उन्होंने अटैक किया, जिस तरह से वो युद्ध की ही तरह था, कितना बड़ा नरसंहार किया, 1200 लोगों को कत्लेआम कर दिया उन्होंने, 200 लोगों को उठाकर ले गए, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन सबको उठा के ले गए। ऐसे ही भारत में भी टेररिज्म हमने कितने सालों तक देखा, कश्मीर में हमने देखा टेररिज्म कितने सालों तक रहा, कितने दशकों सालों क्या दशकों तक रहा। अब जाकर हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उन्होंने इनिशिएटिव लिए, या हमारी जो आर्मीज थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने किस तरह से अपना जो एक कह सकते हैं हाई स्ट्रांगली उन्होंने जो अपनी प्रेजेंस दिखाई, टेररिस्ट को ऑपरेशन जो ब्लैकआउट और में सफाया किया उन्होंने, एलओसी पर अपनी सिक्योरिटी मजबूत की ताकि घुसपैठ ना हो सके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो सके। उन सब के बाद जाके अब हमने देखा कि स्थिरता थोड़ी सी कश्मीर में आई है। नॉर्थ ईस्ट में हम बहुत लंबे समय तक घिरे रहे, उग्रवाद से घिरे रहे, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब इस तरह के देश जो शांति और स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, भारत जैसे देश, उनको इसमें अगर मौका मिलेगा तो शायद यूएन की जो प्रासंगिकता है, जो रिलेवेंस है, वो बना रहेगा उसमें। और हम लोग कोशिश यही रहेगी कि हम उन देशों को जो ग्लोबल साउथ की हम लोग बात करते हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आवाज जो है वो भारत बनकर दे सकता है। तभी हम लोग मान सकते हैं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो यूएन का जो चार्टर, मेन चार्टर है, देखिए क्लाइमेट, एनवायरमेंट, इन सब में बहुत अच्छा काम कर रहा है यूएन, लेकिन मुख्य चार्टर तो उनका सिक्योरिटी का था, पीस का था, ह्यूमन राइट्स का था, वो तो नहीं लग रहा है कि कहीं से वो फुलफिल हो पा रहा है। बाकी आप सेकेंडरी काम कर रहे हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, कोप है, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की आज हम देखें कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कम से कम 6000 के करीब हमारे सैनिक आज वहीं पर ही तैनात रहते हैं, कोंगो में, सूडान में, या ये गोलान हाइट्स जो इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर है, वहां हमारे तैनात रहते हैं। और पिछले साल ही 2 हमारे बीएसएफ के जवान जो थे उनकी वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए ही वहां साउथ सूडान में लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। अभी हमारे कर्नल काले जो थे वो तो खैर यूएन में ही थे, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी उनकी यूएन ऑब्जर्वर के तौर पर, उनकी शहादत वहां पर हुई है। आज अगर हम लोग माने कि टॉप 5 कंट्रीज में, टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है, जो सबसे ज्यादा सैनिक जो है अपने वो यूएन में भेजता है। न केवल संजीव जी सैनिक भेजता है, आप यकीन मानिए कि जो लाइबेरिया कंट्री है, जो उनकी प्रेसिडेंट थी, लेडी प्रेसिडेंट थी, उनको जब खतरा हुआ तो उनकी उनकी जो सिक्योरिटी जो ग्रिड थी,
यानी उनकी जो सिक्योरिटी घेरा होता है, जो हमारे एसपीजी की तरह होता है, उनमें उनको कोई लेडी चाहिए थी, उनको लेडी कमांडोज चाहिए थी। पूरी दुनिया में किसी ने उनको नहीं दिया, वो इंडिया से गई, जो लेडीज थी हमारी, जो विमेन हमारी, जो सीआरपीएफ की जो महिला हमारी कमांडोज थी, वो गई, और शायद आज भी वो उनकी सिक्योरिटी उनकी वहां पर करती हैं। पूरा जो उनकी सिक्योरिटी है, जो विमेन प्रेसिडेंट है लाइबेरिया की, वो उन्हीं की ही रहती है यूएन में। यूएन की वो ब्लू हेलमेट सी, ब्लू कैप ही लगा के रखती हैं, वो उनको सिक्योरिटी घेरा उनको वही देती है। तो हमारी इतनी इन्वॉल्वमेंट है इस यूएन में है। भले ही हम फाइनेंशियली बहुत नहीं सपोर्ट करते होंगे, लेकिन अब अगर जरूरत पड़ती है तो हम करेंगे, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो चली है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, तो हम लोग उसमें भी फाइनेंशियली भी हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, यूएन की कर सकते हैं। तो ऐसे में तभी हम लोग मान सकते हैं कि आज 70-80 साल में हम लोग मान पाएंगे कि यूएन का जो चार्टर है पीस एंड प्रोस्पेरिटी का, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा जब अपनी बातों को यूएन जो है स्ट्रांगली रखेगा और उनकी बात जो है पूरी दुनिया सुनेगी। नहीं तो फिर रिलेवेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। मेरे ख्याल से ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर जो बात थी हम लोग इस पे रखते हैं। और इसके अलावा अब दूसरा जो टॉपिक हमारा है, मीडिया का रोल क्या होना चाहिए। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम एक आम भाषा में, आम आदमी की भाषा में, लेमैन की भाषा में अगर हम लोग देखें या हम बात करेंगे किसी आम आदमी से, तो कहेगा कि क्या रोल हो सकता है मीडिया का रोल क्या, तो वो तो युद्ध हो रहा है, वहां पर तो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, फिर आपका काम क्या हो सकता है, मीडिया का क्या रोल हो सकता है इसमें। तो और मीडिया का अगर कोई रोल है तो वो ये कर सकता है, क्योंकि जैसे क्लासिकल जो थ्योरी है जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की, उसमें तो ये कहा जाता है कि अगर दो पक्ष हैं तो एक पक्ष ने क्या कहा, दूसरे पक्ष ने क्या कहा, दोनों की बात बता दीजिए। इंडिया क्या कह रहा है, या इजराइल हमास में जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन की, रशिया ने क्या कहा, आप वो रिपोर्ट कर दीजिए। यूक्रेन ने जो कहा वो रिपोर्ट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। ऐसे ही कहते हैं सब लोग कि जर्नलिस्ट का काम तो यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज के समय में दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, जो जो नेशंस, कंट्रीज जो बहुत स्ट्रांग कंट्रीज है, आप देखेंगे कि उनका मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है। वो इसलिए है क्योंकि वो इस मीडिया को वो जान गए, उनकी ताकत को जान गए। पहले तो सिर्फ कहते थे ना कि कलम की पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि जो कलम है हमारे पास, जो हमारे पास रहता है, ये बिल्कुल ठीक है, आज के समय में भी रिलेवेंट है। अगर कोई कहे नहीं है तो मैं कहूंगा बिल्कुल है, क्योंकि चाहे अमेरिका हो, इवन रशिया भी, इवन इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, इवन चाइना, क्योंकि उनके यहाँ तो कंट्रोल्ड मीडिया है, स्टेट मीडिया, वो जान गए हैं कि जो मीडिया है एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। जो हम लोग कहते हैं पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, वो आज भी बहुत रिलेवेंट है। और इसीलिए जब शुरुआत हुई वियतनाम वॉर में, शुरुआत हुई जब मीडिया को कैसे अमेरिका ने, जो एम्बेडेड जर्नलिज्म की जो बात आती है, सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की थी। उन वियतनाम वॉर में जब हुआ, उसमें हार हुई अमेरिका की, जैसे हम लोग जानते हैं। तो अमेरिका ने, जो पेंटागन है उनका, जो डिफेंस हेडक्वार्टर है, उन्होंने एक स्टडी कराई कि ऑन ग्राउंड्स तो ऑन बूट्स तो हम लोग जीते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में परसेप्शन जा रहा है कि हम लोग हार गए, हम लोग छोड़ के आ गए, वियतनाम को छोड़ के आ गए। तो जब उन्होंने स्टडी कराया तो उन्होंने पाया कि जो मीडिया नैरेटिव था वो उनके हाथ में नहीं था। अगर मीडिया नैरेटिव अगर होता तो शायद वो इस जंग को अपनी तरफ, जीत की तरफ दिखा सकते थे। और उसके बाद पूरी एक स्टडी होने के बाद उन्होंने कहा, जो संजीव जी ने भी बात की शुरुआत में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की उन्होंने। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में। जो भी मैंने कहा, जो कंट्रीज हैं वो अपनी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, अपनी ही फायदा नहीं कहेंगे, लिवरेज उसको बोलते हैं मिलिट्री टर्म में, स्ट्रेटेजिक
कम्युनिटी में उसको बोलते हैं लिवरेज, मीडिया को लेवरेज लेना उससे। और उसमें क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं अब वो समय नहीं है फॉकलैंड वॉर का, जो 80 के दशक में फॉकलैंड वॉर के बारे में अगर सुना हो, किसने सुना, कोई बता सकता है फॉकलैंड वॉर के बारे में? कोई यहाँ पर साथ में बैठे हुए? फॉकलैंड वॉर यूके और अर्जेंटीना के बीच में 80 के दशक की शुरुआत में लड़ी गई थी। और उस दौरान क्योंकि बीबीसी उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता था, रोल करता था, तो जब उन्होंने रिपोर्टिंग की उस फॉकलैंड वॉर की, तो वो बोलते थे कि यूके और अर्जेंटीना की लड़ाई, क्योंकि बीबीसी सरकारी एक मीडिया है इंग्लैंड का यानी यूके का। तो वहां की पार्लियामेंट में, वहां की गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इसे यूके और अर्जेंटीना क्यों बोलते हैं, आप इसे हमारी और अर्जेंटीना की लड़ाई होती। तो बीबीसी ने उस वक्त मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मीडिया जो है न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल होता है, निष्पक्ष होता है, तो हम उसमें नहीं कहेंगे कि यूके हमारा है। जैसे आज के टाइम में अगर इंडिया की बात करें, आप अगर देखते होंगे न्यूज चैनल्स देखते होंगे, उसमें जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं, डिफेंस रिपोर्टर्स, वो यही कहेंगे हमारी सेना है। भारतीय सेना तो कम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वो कहते हैं हमारी सेना है, हमारी सेना ने ऐसा किया, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आज 40 साल बाद अगर बीबीसी को भी देखेंगे आप, तो वो भी वही टो कर रही है लाइन, क्योंकि आज के समय में पिछले 3-4 दशक में नेशनलिज्म पहले से ही काफी एक स्ट्रॉन्ग विचारधारा रही है। लेकिन पिछले 3-4 दशकों में हमने देखा कि नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता जो है बहुत उभर कर सामने आई है सारी कंट्रीज में, खाली इंडिया में नहीं है। आप सारी कंट्रीज में चले जाइए, उनकी मीडिया को देख लीजिए। आपको चाइना तो स्टेट मीडिया ही है, वो तो वैसे ही भोगू है अपने सरकार का, सीसीपी का। अमेरिका तक को भी आप देख लीजिए, इवन बीबीसी को भी आप देख लीजिए, आज उनकी लाइन चेंज हो चुकी है। वो फॉकलैंड वॉर वाला बीबीसी नहीं रहा है वो आज। और ये कह सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाई, जो कि फंडिंग सारी यूके गवर्नमेंट ही करती है उनकी। तो आज के समय में अगर कोई युद्ध होता है, और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, तो वो इस्तेमाल उनका करते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि वो कंट्रोल करते हैं अपनी मीडिया को, कंट्रोल कोई नहीं करता है। जितनी भी आप मेजर सुपर पावर्स देखेंगे, वो कंट्रोल नहीं करते, चाइना को छोड़ के, क्योंकि चाइना की स्टेट मीडिया, वहां कोई प्राइवेट मीडिया नहीं, वो उसको एंगेज करके रखते हैं। एंगेजमेंट एंड कंट्रोल, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, और ये आर्म्ड फोर्सेस समझ गई हैं इस बात को। तो आज जो एम्बेडेड जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया, वो वही पेंटागन से आया कि आज के समय में अगर कहीं पर भी युद्ध होता है, यूएस फोर्सेस कहीं पर भी जाती हैं, तो उनके साथ पूरा मीडिया जाएगा ही जाएगा। वियतनाम वॉर के बाद जैसे ही गल्फ वॉर हुई 91 की, कुवैत इराक वाली, वो सबसे पहला जो, अगर जिन लोगों ने देखा होगा, यंगस्टर्स ने नहीं ध्यान होगा उनको नहीं, हम लोगों को अच्छे से ध्यान है, सीएनएन की जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग वहां से हुई मिसाइल्स की, और नाम भी उनके याद हो गए मिसाइल्स के। तो वो उनके साथ गई थी, पूरा उनका जो स्टूडियो था वो ऐसा नहीं था कि 1 या 2 कैमरा पर्सन और रिपोर्टर्स चले गए। जैसे अभी भी हम लोग इंडिया में जाते हैं, तो जब मैं यूक्रेन रशिया वॉर कवर करने के लिए गया, तो वहां लोगों को बहुत हैरानी होती थी। अभी एक बुक आई है सेव्ड के नाम से, यूक्रेन में जो एक जर्नलिस्ट थे, वो गए थे वॉर जोन में, उनको हताहत हुए थे, इंजर्ड हुए थे, उनको दोनों लेग्स उनको उनकी एम्प्यूट करनी पड़ी थी उस अटैक की वजह से। उन्होंने अपनी बुक लिखी है सेव्ड। तो उन्होंने लिखा है कि जब वो रिपोर्टिंग के लिए गए यूक्रेन भी, कीव भी, तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। वो शायद फॉक्स न्यूज या एबीसी न्यूज के थे, अमेरिकन है वो। तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, और उनका पूरा स्टूडियो उनके साथ वहां यूक्रेन गया था। वो ऐसा नहीं था कि खाली एक कैमरामैन और रिपोर्टर चले गए थे वहां पर, उनका पूरा प्रोड्यूसर्स वहां पर, वहीं से ब्रॉडकास्ट करना, उनको पूरा स्टूडियो वहां से एंकरिंग वहीं से करनी है। इवन जिस होटल में रहते थे, वहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी उनको दिए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो करने लगे हैं। और एम्बेडेड जर्नलिज्म में यही होता है कि आप आर्म्ड फोर्सेस वही दिखाने की कोशिश करेंगे जो वो दिखाना चाहते हैं, मीडिया को दिखाना चाहते हैं। प्रेशर कोई नहीं होता, ये बात मान के चलिए आप।
किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस जरूर हो जाते हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग से होती है। और जैसे संजीव जी ने कहा था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मेरी बुक का रिव्यू आया, ऑपरेशन जेड लाइफ का, तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं रंजीत कुमार जी, नवभारत टाइम्स के, और कम से कम 30-40 साल से डिफेंस रिपोर्टिंग उन्होंने नवभारत टाइम्स में की, अब रिटायर हो चुके, तो उन्होंने वो रिव्यू लिखा उस बुक का, लिखा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, क्योंकि वो बाइलिंगुअल है तो इंग्लिश में लिखा, तो उन्होंने काफी अच्छा प्रेस किया संजीव जी उसमें बुक के बारे में कि अच्छा लिखा, ये लिखा, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी कि अगर इस तरह की युद्ध की रिपोर्टिंग अगर नीरज राजपूत ने उस युद्ध में की होती जिसमें भारत इन्वॉल्व होता, यानी कि हमारी कंट्री इन्वॉल्व होती, तो क्या वो इतने निष्पक्ष रह सकते हैं? ये एक लाइन की बात है, लेकिन बढ़िया अगर रिपोर्ट, वो रिव्यू मैंने पढ़ा है नीरज जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। पढ़ा है, इंडिया टुडे का भी पढ़ा है। अच्छा, तो वो हमारे वेल विशर है, रंजीत जी वेल विशर है। इस सब के बावजूद भी एक पत्रकार के सामने अगर इस तरह की बात आती है, यानी कि मैं रंजीत जी की बात कर रहा हूँ, उनको प्रेस कर रहा हूँ, कि वो लिख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युग में अगर आज भारत का कोई युद्ध होता है तो उसमें क्या इसी तरह से भी आप न्यूट्रल रह सकते हैं? ये बहुत सोचने की बात है, और सभी जर्नलिस्ट के लिए है, डिफेंस रिपोर्टर्स के लिए, और सभी पूरी कम्युनिटी को सोचने की बात है कि हम लोग किस तरह से इसमें न्यूट्रल रह सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि चाहे जितना मर्जी आप इधर या उधर, बहुत बातें आती रहती है, गोदी मीडिया, ये इधर वाली मीडिया, उधर वाली मीडिया, लेकिन हम लोग अभी भी आज के समय में भी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, 5 साल में एक बार वोट तो डालने ही डालने जाना है आपको, तो तभी हमारे मन में आता है कि किसको पार्टी को वोट देना है, वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, आगे नहीं रहता, बैक ऑफ द माइंड रहता है। और जैसे ही आपने वो बटन दबाया या वोट डाला आपने बैलेट, और फिर वो निकल गया, हम लोग फिर उसके बाद नहीं सोचते हैं कि कौन सी पार्टी है या किस पार्टी को हम सपोर्ट करना है। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो जरूर जितनी भी कंट्रीज हैं आप देख लीजिए, चाहे जैसे मैंने CNN का जिक्र किया गल्फ वॉर में, वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह उन्होंने काम किया, वो एक मिसाइल मारते होंगे US फोर्सेज वहां से इराक के ऊपर, वो बार बार कंटिन्यूस इतना चलता था, लगता था कि कितनी मिसाइलें उन्होंने मार दी, और उसका असर जो दुश्मन के ऊपर कितना हो सकता है। क्योंकि करगिल वॉर में भी हमने देखा कि हमारे ही जर्नलिस्ट से पहली बार इंडिया के जर्नलिस्ट जो थे वो गए थे, रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहां पर गए थे, और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग उस वक्त करगिल वॉर में। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ऐसे किया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हमारे देश के जो उस वक्त के जर्नलिस्ट थे, डिफेंस जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी, जिसके चलते आप ये मान के चलिए कि 1971 के युद्ध में भी भारत की जीत हुई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश कर दिए, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को वो जो क्रेडिट है वो पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप थी उसको क्रेडिट ज्यादा चला गया। लेकिन करगिल वॉर में अगर आप देखेंगे उल्टा, तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस थी, चाहे इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना हो या वायुसेना, उनको फुल क्रेडिट दिया गया, एक सैनिक को दिया गया, उसको क्रेडिट दिया गया उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया की वजह से आया। और इस मीडिया के चलते ही जो पूरी कंट्री, देश जो था, वो एक सूत्र में जुट पिरो गया, और सबने सपोर्ट किया, पीछे से किया। क्योंकि आज के समय में जो सैनिक है उसको और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने देशवासियों से कुछ नहीं, उससे कोई डिमांड नहीं करता कि आप, मैं रात भर जाग रहा हूँ वहां चौकी पे LOC पर खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ या चीन के खिलाफ गलवान में, तो आप भी रात भर जागे, वो नहीं चाहता। वो कहेगा आप आराम से सोइए, मैं खड़ा हूँ वहां पे, लेकिन जब मेरे को जरूरत होगी तब आप मेरे पीछे जरूर सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाइए आप। तब उस वक्त आप ऐसा ना करना कि आप कहें कि ये क्या सैनिक, क्या चीन घुस गया, क्या वहां पर आपने की अटैक किया या नहीं किया, बालाकोट या स्ट्राइक का क्या चाहिए, सबूत क्या चाहिए, वो सब आप उनके हवाले छोड़ दीजिए, उस सब चीज वो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो सिर्फ इतना ही सपोर्ट हमसे चाहते हैं, और उसके लिए फिर हम लोग की जिम्मेदारी जो होती मीडिया की यही होती है कि आप किस तरह की रिपोर्टिंग आप वहां से करते हैं, निष्पक्ष करते हैं, या आप जो अपनी देश की राष्ट्रीय भावनाएं जो हैं उसके मुताबिक करते हैं। तो ये वेरी कर सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कर सकता है, इसका कोई प्रिंसिपल इसका कोई नहीं है कि किस तरह से आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जहां तक रशिया यूक्रेन वॉर की बात है, क्योंकि मैं खुद उसमें वैसे संजीव जी आप मान के चलिए कि युद्ध जो है वो किसी भी मायने में ठीक नहीं होता है।
और लेकिन डिफेंस जर्नलिस्ट के लिए एक वॉर जोन में जाना, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाना, चाहे कश्मीर में हमने इतने लंबे लंबे टाइम तक हमने कश्मीर में रिपोर्टिंग की है। आज के टाइम में देखते हैं कि इतने लाख टूरिस्ट चले गए, इतने लाख टूरिस्ट चले गए। मैं कश्मीर में जाता था तो कोई टूरिस्ट नहीं जाता था वहां पे, 2-2 3-3 महीने तक बंद रहता था कश्मीर रहता। बंद का मतलब बंद है, कोई खुल नहीं सकता। वो बंद वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हुर्रियत और अलगाववादी संगठन थे उनकी तरफ से आता था, कोई गवर्नमेंट की तरफ से बंद नहीं होता था। वो बंद बुलाते थे और उसको फॉलो करना पड़ता था। आप यकीन मानिए होटल के अंदर मैं और कैमरामैन अकेले रहते थे, स्टाफ भी छोड़ के चला जाता था रात में। और मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं कुपवाड़ा की, केरन की या कुलगाम या पुलवामा की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रीनगर जैसे टाउन में भी होटल रात में खाली, क्योंकि टूरिस्ट तो कोई आता नहीं था वहां। जो नॉर्मल जो अपना कोई बॉर्डर एरिया से कोई श्रीनगर आया किसी काम से, तो वो होटल में रहते थे और वो चले जाते थे। तो ऐसे समय में हमने रिपोर्टिंग वहां पर की। लेकिन फिर भी मेरे को याद आता है कि कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या ये युद्ध सही है या गलत है? तो रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें मेरे को याद आती है उस पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध को निंदनीय कहते हो तुम, मगर जब तक स्वार्थ है इस दुनिया में तब तक युद्ध अनिवार्य है। महाभारत के लिए शायद लिखा था उन्होंने। तो युद्ध कोई नहीं मानता है उसको कि सही है, लेकिन जब तक स्वार्थ है, आज अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है या इजराइल हमास की, स्वार्थ की या उनके ईगोज हैं आपस की, जो युद्ध चल रहा है आपस में चल रहा है। अगर नहीं तो अगर आप कहें कि क्यों रशिया यूक्रेन, कोई रिलीजन तो कोई है नहीं। अगर इजराइल हमास को तो मान भी सकते हैं कि वो इजरायली हैं और वो ज्यूइश है, उनकी लड़ाई रिलीजियस है। लेकिन रशिया और यूक्रेन तो एक ही ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है उसको मानते हैं। सबके बावजूद उनके बीच में लड़ाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है उनका अपना, कहीं ना कहीं ईगोज हो सकता है, तो उसके लिए लड़ाई वहां चल रही है। तो ऐसी जब मैं रशिया यूक्रेन वॉर की कवरेज के लिए गया, तो जब बॉर्डर एरियाज में हम लोग गए, क्योंकि परमिशन में काफी टाइम लग रहा था वहां पे रशियन आर्म फोर्सेस। तो जो बॉर्डर एरियाज में जो ऑफिसर्स थे रशियंस थे, क्योंकि हम लोग, क्योंकि अधिकतर शुरुआत में क्या हुआ, क्योंकि रशिया ने अटैक किया था, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो सारी मीडिया जो थी, वो दुनिया की जितनी भी वर्ल्ड वाइड मीडिया थी, खासतौर से जो वेस्टर्न मीडिया है और फिर इंडियन मीडिया भी, बहुत लोगों ने रिपोर्टिंग, वो वाया यूक्रेन यानी कीव, यूरोप के लिए जाके उन्होंने कीव गए थे वहां से, और कीव से फिर वो जाते थे बॉर्डर एरियाज में जाते थे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग इस बात में बहुत यकीन करते हैं कि इनका पक्ष किया है, इसका पक्ष किया है। तो ये हुआ कि रशिया का भी पक्ष आना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव हमेशा से बहुत हावी रहता है। इवन इंडिया में भी मैं देखता हूँ, जो इंडियन मीडिया में जो खबरें आती हैं, जो शुरुआत में आई रशिया यूक्रेन से जुड़ी, वो पूरा वेस्टर्न मीडिया का ही नैरेटिव, चाहे फिर वो बीबीसी हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, या टाइम्स लंदन हो, सब जितना भी था, टाइम मैगजीन, ये सब नैरेटिव वहीं से आता है। मैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं मानता हूँ, मैं अपनी इंडियन मीडिया की गलती मानता हूँ उन सब चीजों पर। अगर आप मेरे से अगर आज कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज चैनल्स में, जो न्यूज चैनल्स की बात मत कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बड़े टॉप चैनल्स की बात कर रहा हूँ, उनका क्या कोई गुवाहाटी में कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है? मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। जो 7 स्टेट्स हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट की हैं, उनके सबसे बड़े स्टेट की सबसे बड़ी कैपिटल में कितनों के वहां पे ब्यूरो होंगे? गिनती भी नहीं होगी उनमें, नहीं है, किसी का नहीं है। तो क्या रिपोर्टिंग आप वहां से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे उन रीजन से हमारे देश की रिपोर्टिंग की? तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि हमारा लंदन में कोई रिपोर्टर होगा, कोई हमारा मॉस्को में होगा, बीजी में होगा, जहां से वो एक रिपोर्टिंग कर पाएगा। जब हम अपने देश की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहे, त्रिवेंद्रम में कितने रिपोर्टर, कितने ब्यूरो होंगे? दैनिक भास्कर के कितने होंगे वहां पे? कोई होगा वहां पे परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट? मुझे नहीं लगता। अमर उजाला का कोई होगा? ये होगा। इंग्लिश का हो सकता है, त्रिवेंद्रम में हो, तमिलनाडु में हो, मद्रास में तो है, इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मणिपुर में, जहां इतना 1-1.5 साल से वायलेंस चल रहा है, किसी का रिपोर्टर वहां पर होगा। इम्फाल में जब आप अपने देश की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप दुनिया में जाके आप रिपोर्टिंग करेंगे सब चीजों की, इन मैटर्स की? तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि आज इंडिया
क्यों प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि हमें भी इंडिया में एक ऐसा एक मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो ग्लोबल स्पेस में जाए? क्यों नहीं हम बीबीसी को, सीएनएन को, वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, या इवन ग्लोबल टाइम्स को, इवन आरटी को, जो रशिया की आरटी है उसने बहुत जगह में अपना एक्सपेंड किया, हालांकि उसको बहुत रेस्ट्रिक्शंस उसके लग गए वॉर के बाद। तो क्या हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया? हम पहले एक नेशनल तो तैयार करें, जो जिसको हम लोग कह सके एक राष्ट्रीय है, तब तो हम लोग कर पाएंगे। उसमें मीडिया की जो रोल होगा उसको हम आज के टाइम में नैरेटिव, अगर इंडिया और चाइना के बीच में अगर इतना बड़ा समझौता हुआ, कल कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही था, एलएसी था, पूरी दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया और चाइना इस तरह से समझौता कर लेंगे किसी दिन। और अगर आगे सब कुछ सही चलता रहा, अगर हाथ मिला लिया, ये तो शुरुआत है, सही पहला स्टेप है ये। वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत प्रॉब्लम है उस इंडिया और चाइना के मिलने से, उनके हाथ मिलाने से। लेकिन क्या उस नैरेटिव को कोई हमारे कंट्री का कोई मीडिया हाउस या मीडिया प्लेटफॉर्म उसको वहां पहुंचा सकता है? लंदन में या न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में कोई नहीं पहुंचा सकता। वो सारे वहीं से नैरेटिव वहीं से निकलेगा, मतलब वेस्टर्न मीडिया से निकलेगा। तो बहुत जरूरी है। खैर, ये हम कभी और बात करेंगे इसके बारे में, मीडिया के बारे में। संजीव जी, कभी और इसके बारे में टॉपिक होगा तो उसको जरूर आप डिस्कशन जरूर कराएं। वॉर के ऊपर ही हम लोग रहते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे, क्योंकि टाइम भी शायद काफी हो गया। तो जब मैं बॉर्डर एरियाज में गया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मैंने जब उनको बताया कि ये हमारा काम है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज माई ड्यूटी, कि इफ आई एम ए वॉर कोरेस्पोंडेंट और डिफेंस जर्नलिस्ट, then I should go and see what is happening there in war zone. तो उन्होंने कहा कि वहां तो लोग मर रहे हैं वॉर जोन में, और हमारे सोल्जर्स ही छोड़कर भाग रहे हैं। मैंने उन्होंने कहा कि जो सोल्जर्स भी होते हैं वो भी डर के भाग जाते हैं कभी कभी। हालांकि होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोल्जर्स भी डरते हैं और वो भाग खड़े होते हैं, जैसे भगोड़ा जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं? जान जोखिम में आपकी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि भाई इंडिया से कोई मीडिया आया है एंड ही वांट्स टू स्टेक लाइफ थ्रेट था ही। जब अगर आप उस वक्त की रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे, जब मैंने शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ था, तो बिल्कुल मारियोपोल में जहां हम लोग मौजूद थे, बॉम्ब की आवाज बिल्कुल हम लोग सुन पा रहे थे वहां पे। इवन काफी लेट हम लोग, एक हफ्ता हम लोग रहे वहाँ बॉर्डर एरियाज में, अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि वहां इतना भीषण युद्ध चल रहा था कि रशियन आर्मी चाहती नहीं थी कि हमारी किसी तरह की हमारे को खतरा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अगर आर्म फोर्सेस के साथ भी जा रहे हैं तो आप आर इन द लाइन ऑफ फायर, मिसाइल्स वगैरह आपके ऊपर आ सकते। तो उनको डर था इस बात का कि हो सकता है, अगर हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम अकेले ना जाए, तो अकेला जाने भी नहीं देगा कोई। कोई आर्मी जर्नलिस्ट को कोई अकेले नहीं जाने देती, ये आप मान के चलिए। अगर आप चोरी छिपे चले गए तो वैसे पकड़े जाएंगे आप, और वैसे कोई परमिशन आपको अकेले जाने नहीं देगा। भले ही वो सिक्योरिटी के नाम पर करते हैं कि आप खतरा हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया, वॉर इज इविल, बहुत कुछ होता है वहां पे। तो कोई आर्मी नहीं चाहेगी कि वो उसकी जो जो भी है आप मान सकते हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स की हम लोग यूएन की बात कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स का कैसा वायलेशन होता है, वो सब हम लोग देखते हैं वहां पर होता है। और जब मैं गया, जिन वॉर जोन में गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह से पूरे पूरे शहर जो थे घोस्ट टाउन बन चुके थे। मतलब मारियोपोल जो शहर है, मैंने नहीं देखा या कि उस शहर में कोई एक बिल्डिंग, बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है मारियोपोल, यूक्रेन का था, जो अब रशिया के पास चला गया, डोनबास का एरिया जिसको बोलते हैं। वहां कोई एक बिल्डिंग साबुत मेरे को मिली, चाहे रेसिडेंशियल हो, अपार्टमेंट हो, मॉल हो, वहां पर थिएटर हो, वहां पर कोई मार्केट हो, सारी बिल्डिंग्स पूरी जली हुई थी। जली यानी कि जिन पर अटैक हुआ वो गोले रॉकेट मिसाइल मारेगा, कोई एक साबुत नहीं थी। सब लोग जो थे वो, वैसे तो पूरा शहर खाली ही लगभग हो चुका था, सिर्फ वो लोग ही वॉर जोन में रह जाते हैं जो निकल नहीं पाते, ये मान के चलिए आप वॉर जोन में। और वो लोग होते हैं जो बच्चे, मैंने देखा वहां पे, या बुजुर्ग लोग जो थे, जो नहीं जा सकते थे, वो छोड़कर नहीं जाते थे, जा सकते थे। तो पार्क में जहाँ कैंप लगाया हुआ था उन्होंने पहले, तो पार्क में ही आप मान के चलिए, यूक्रेन में इतनी ठंड पड़ती है वहां पर, और मैं गया था वहां पर मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में, उस वक्त भी वो रात में बाहर ही सोते थे, पार्क में बाहर सोते थे, क्योंकि उनके घर तो सब टूट चुके हैं सबके। और वो वही लोग थे, बुजुर्ग लोग ही मैंने देखे वहां पे, कोई यंगस्टर्स मैंने नहीं देखा, सब छोड़ के जा चुके थे वहां से, उस एरिया को जा चुके, और वहां पर वो रुके हुए हैं। या जो
हैं, लोग भी हैं, क्योंकि एक तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। जब मैं रिपोर्टिंग वहाँ एक जगह पे कर रहा था, डोनबास में, डोनेट्स्क इलाके में, तो शायद वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो आई और जो रशियन में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। अब मैंने देखा, क्योंकि हम लोग माइक कैसे पकड़ते हैं जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो वॉक थ्रू जिसको बोलते हैं, वॉक कर रहे थे, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो था वो पूरा 1-1.5 किलोमीटर का पूरा, उस पर ऐसी कारपेट बॉम्बिंग हुई थी कि पूरा खत्म हो चुका। तो मैं वहां से निकलता हुआ कर रहा था वहां से ऐसे, और लेडी ने पीछे से आके ऐसे हाथ पकड़ लिया मेरा कि, तो जो हमारे साथ एक रशियन आर्मी के ट्रांसलेटर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मेरे से क्या कहना चाह रहे हैं, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर समझ रही है और वो अपना घर दिखा रही है कि ये मेरा घर है, इसको आप सही करा दीजिए। मेरा घर टूट चुका है, क्योंकि वो सब पार्क में या किसी स्कूल में ही ऐसी खुले ग्राउंड में जो है वो शरण लिए हुए थे। तो वो उन्होंने कहा कि ये आपको वो सोच रही है कि ये आप जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रशियन या यूक्रेन, उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये सोच रही है, और आप इनका घर सही करने के लिए आए, क्योंकि आप बार बार ऊपर की तरफ दिखा रहे थे ऐसे करके। तो वो सोच रही है कि मेजरमेंट या कुछ ऐसा ले रहे हैं, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी मेरा घर सही करा दीजिए। तो ऐसी स्थिति जो है युद्ध में हो जाती है। मैंने देखा घोस्ट टाउन, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया शहर डोनेट्स्क जो शहर है, जो प्रोविंशियल कैपिटल है, जिस डोनबास का एरिया जो यूक्रेन से करीब 1/4 का एरिया जो है, 1/5 जो एरिया है, वो रशिया ने कैप्चर कर लिया है उस युद्ध के बाद से, शुरू होने के बाद से यूक्रेन का। और अभी उनका चल ही रहा है कि इसका भी और पार्ट जो है थोड़ा सा बचा रह गया, तो और लेना। जब तक वो पूरा इस डोनबास को कैप्चर नहीं कर लेता रशिया, युद्ध खत्म नहीं होगा, ये मानकर आप चलिए। चाहे जितनी मर्जी कोशिश लोग करते रहें, दूसरे देश करते रहें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अब उनको लगने लगा कि उनके पास अपर हैंड है इस युद्ध में। हालांकि शुरुआत में जब आया था, जब युद्ध की रिपोर्टिंग हुई, तो ऐसा लगता था यूक्रेन काफी हावी है रशिया के ऊपर, और लोग हैरान थे कि एक सुपर पावर को, जो मिलिटरीली बहुत पावरफुल कंट्री है रशिया, उस पर जो हावी हो रहा है यूक्रेन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्टिंग हुई, और मैंने बताया कि रशिया को भी लगने लगा कि कहीं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में वो पिछड़ रहा है, क्योंकि उनके यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, उनकी मीडिया पर रेस्ट्रिक्शन लग गए थे। आरटी, जो कि रशिया टुडे के नाम से जाना जाता है, स्पुतनिक है, तास एजेंसीज है उनकी, वो वेस्टर्न कंट्रीज ने सब ब्लॉक कर दी थी, तो वहां पर आप पढ़ ही नहीं सकते थे, आप खोल सकते हैं उनकी साइट्स को वहां पर। तो उनको लगने लगा कि कहीं ये जो नैरेटिव है, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें हम लोग पिछड़ रहे हैं। तब उन्होंने फिर बुलाना शुरू किया इंटरनेशनल मीडिया को, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ लॉज ऐसे रेस्ट्रिक्ट लगा दिए थे कि जो उनकी कंट्रीज में जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, वो भी छोड़ के चले गए थे सारे के सारे, क्योंकि वहां पर आप युद्ध नहीं बोलते हैं उसको, जो लड़ाई चल रही है संजीव जी, जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, सॉरी, वहां रशिया में उसको युद्ध नहीं बोल सकते हैं, ये वॉर नहीं बोल सकते हैं, आप उसको ऑपरेशंस बोलते हैं। तो अगर आपने बोल दिया, युद्ध बोल दिया, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो जैसे ही हम लोग, आपने कहा ना कि कैसे रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो जब मैं वहां से रिपोर्टिंग करता था, क्योंकि रशियंस तो साथ में ही थे, रशियन आर्म फोर्सेस देखते रहते थे, तो हम लोग जब पीटीसी करते थे, उनमें हिंदी भी जानते थे लोग। तो क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जब पीटीसी में बोलते थे, जिसको रूस कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस बोलता है। तो एक रास्ता भी निकाला जा सकता है, कहीं पर भी आप वॉर जोन में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं, तो जर्नलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह से उसको आप टैकल कर पाते हैं उसको। ये मैंने देखा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन पे बहुत खास तौर से देखा है। और हमारी तो परंपरा, हमारी दुनिया का सबसे पहला डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट तो हमारी देश से निकला है। कोई बता सकता है कौन थे हमारे देश के सबसे पहले डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट? कोई भी? संजय, संजय महाभारत बिल्कुल, से। बिल्कुल, महाभारत के संजय। और देखिए, संजय अगर वो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट थे, तो खाली ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे आप, संजीव जी, ये मान के चलिए। वो अच्छा। सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि अब जो है कौरवों ने अभिमन्यु को मार दिया, या अर्जुन ने भीष्म के ऊपर बाण चला दिए, वो उसके साथ साथ कमेंट्री भी करते जा रहे थे साहब। जब कौरवों ने घेर के मारा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, तो उन्होंने कहा ये गलत है। इवन जब भीम को मारा, दुर्योधन ने, सॉरी, भीम ने दुर्योधन को मारा और उनके जो गदा उनके नीचे मारी थी, तो उसको भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, ये तो गलत है। तो वो उस वक्त से डिस्क्रिशन एक वर्ड जरूर आता है। वही मैंने कहा कि अगर आज के समय में अगर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अगर कोई कहे
रशियन या यूक्रेन कहे कि इस समय तो दिन निकला हुआ है 7 बजे, हालांकि उनके यहाँ तो दिन ही निकलता है 8 9 10 तक, लेकिन हमारे इंडिया में कहे कि आके कि ये इस समय दिन निकल रहा, तो क्या आप मान लें कि एज ए जर्नलिस्ट हमें मान लेना चाहिए या उनकी बात लिख देनी चाहिए हमें कि ये दिन है, रशिया ने कहा या यूक्रेन ने कहा, तो हम नहीं मानेंगे उसको, हम उसको काउंटर कर देंगे। मैं क्लासिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। यूक्रेन को नहीं पता था कि रशिया जो है वो, क्योंकि मैं जब गया था तो हमारे साथ इंटरनेशनल मीडिया गया था साथ में, मैं अकेला इंडियन था उस बैच में, 8-10 हम लोग थे उसमें। उसमें यूरोप के भी थे जर्नलिस्ट से, वियतनाम से भी थी, एक लेडी थी। तो यूक्रेन को ये पता नहीं, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है कि वॉर जोन में कोई सिविलियन जा रहा है, जर्नलिस्ट जा रहा है, मीडिया जा रहा है। तो जिस रात को हम लोग पहुंचे वहां वॉर जोन में, दोनेस्क में, तो उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर एक आदमी ने एक होटल लिया हुआ है, क्योंकि कोई रहता तो है नहीं, उस होटल को ही उन्होंने कैंप में कन्वर्ट कर दिया है आपने। और उन्होंने ये भी बोल दिया साथ में कि देखिए जहां आर्मी वाले ज्यादा रहते हैं ना, वहीं पर सबसे ज्यादा अटैक होता है। तो आप ध्यान, या तो आप हमारे साथ रह लीजिए या फिर कहीं देख लीजिए कोई खाली घर पड़ा हो, कहीं जाके वहां जाइए। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि घर तो कोई सब ऐसी खाली पड़े हैं, किसके घर में जाके आप कहाँ जाके रुके। तो हमने कहा ठीक है, आए हैं जब ओखली में सिर डाल दिया तो फिर मूसलों से क्या डरता है, तो आप यहीं रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, इसी कैंप में रहेंगे। कम से कम वहाँ लंच और डिनर तो मिल जाता था, चाहे इंडियन नहीं है लेकिन रशियन फूड तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ब्रेड तो मिल ही जाएगी खाने के लिए, और कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रेड तो सभी जगह पूरी दुनिया में मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक सब जगह मिल जाती है। तो हम वहीं पे रुके हुए थे। तो यूक्रेन को नहीं पता था कि हम लोग यहाँ मीडिया आए, और उन्होंने हम लोग उसी कहीं और नेटवर्क तो चलता नहीं था, सब बंद पड़ा मोबाइल, लेकिन उस होटल के अंदर आर्मी का चलता था, वाईफाई चलता था। तो हम लोग अपने मोबाइल से चेक, अपना जो है व्हाट्सएप या वाईफाई पे न्यूज चेक कर लेते थे कि क्या न्यूज चल रही है। तो जिस रात को हम लोग पहुंचे, तो उसी रात को यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि मारियोपोल, एक जो जिसके बारे में कह रहा हूँ कि वो बहुत पूरा खत्म हो गया शहर, वहां पे केमिकल अटैक किया है रशिया ने। तो हमने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हम वहाँ रशिया वैसे भी बहुत, क्योंकि रशिया की जो आर्मी है वो बहुत कम्युनिस्ट वाली है, यूएसएसआर वाली है, बहुत, वैसे भी आर्मीज नहीं बात करती हैं आपसे, चाहे इंडियन आर्मी में भी आप करेंगे बात किसी से वॉर के बारे में, ऑपरेशंस, कोई नहीं बात करेगा। तो उस टाइम तो वहाँ युद्ध चल रहा है। तो हमने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे खबर आई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने ऐसे कहा ऐसे ही ठीक है, ये सब करके छोड़ दिया। अगले दिन मॉर्निंग में क्योंकि हमारे पास मैसेज आता था कि अब आपको यहाँ जाना है, तो उन्होंने वहीं का नाम दिया जो मारियोपोल का, कि आपको आज यहाँ जाना है, जहां पर केमिकल अटैक हुआ है। रशिया ने किया, रशियन आर्म फोर्सेस ने। तो हम थोड़ा सा हैरान रह गए। फिर मन में आया कि हो सकता है कि रशिया हमें दिखाने के लिए लेके जा रहा हो कि यहाँ पर अटैक हुआ है और नहीं हुआ है, और आप एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया या यूक्रेन के। और मैंने देखा है कि ये वेस्टर्न अमेरिकन जो न्यूज़पेपर्स है, वहां पर भी ये खबर आ रही है कि रशिया ने जो है अटैक कर दिया, केमिकल अटैक किया वहां पर। केमिकल अटैक को अच्छा नहीं माना जाता है कहीं पर भी, किसी भी कंट्री, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, जिसको न्यूक्लियर भी, डर्टी हम वॉर जिसको बोलते हैं। तो हम सोचते सोचते चले गए वहां पर, किसी तरीके से पहुंचे वहां पे, घूमते घामते, रोड से नहीं जाते, मेन रोड से कभी नहीं जाती, हम लोग जाते थे वहां पे गाँव के रास्ते से, खेतों के रास्ते से निकल के गाड़ियां जाती थी वहां से, क्योंकि रोड्स पर अटैक का डर रहता था, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है यूक्रेन का, वो भी मिसाइल मारते थे वहां। तो जब पहुंचे तो वहां पे देखा सब कुछ, मतलब थी त्रासदी बिल्कुल युद्ध जैसी, जो बिल्कुल जैसे बताया गया बिल्कुल खत्म हो चुका था, और लोग निकल के भाग रहे हैं वहां से, शहर से निकल रहे हैं, पूरा जा रहे हैं, पूरा रेला निकल रहा है, जो भी लोग बचे हुए थे वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे थे वहां से। लेकिन किसी ने भी कोई मास्क नहीं लगा रखा था, कोई ऐसा नहीं था कि केमिकल अटैक जैसी कहीं हवा में आपको कोई लगा हो। हम फिर थिएटर में भी गए जिसमें अटैक हुआ, जिसमें 300-400 लोग मारे गए थे, सबसे बड़ा अटैक वहीं पर हुआ था। तो आने के बाद हमने जब रिपोर्टिंग करी कि ऐसा तो हमें कोई नहीं मिला एविडेंस कि वहाँ केमिकल अटैक हुआ हो, तो फिर यूक्रेन को वो वापस लेना पड़ा अपना स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे जानकारी मिली थी, कर सकता है अटैक। अब ये देखिए, अगर हम लोग वहां मीडिया नहीं होती या हम नहीं होते वहां पे जाते, तो वो बात फैल गई होती और उसको सबने सच मान लिया होता है। तो वॉर जोन में जाने का एक ये भी एक रीजन रहता है कि आप वहां पर एक जाकर जो रिपोर्टिंग करके बता सकते हैं कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर नहीं जाएंगे तो दोनों देश अपनी अपनी जो वही कहा कि ये कह देगा तो ये कह देगा, ये मान लेंगे, आप ये मान लीजिए। आज के समय में अगर आप इजराइल और हमास की रिपोर्टिंग भी अगर आप देखेंगे,
तो अल जजीरा की रिपोर्टिंग अलग होगी, इजराइल टाइम्स की रिपोर्टिंग अलग होगी। जहां अल जजीरा जैसे चैनल्स या, और ये वैसे बिल्कुल सही बात है, उनके भी जर्नलिस्ट मारे गए हैं लाइन ऑफ फायर में, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल अलग तरीके की। वो सारा वो कभी भी 7 अक्टूबर वाला जो इंसिडेंट है जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ उसके बारे में कम बोलेंगे, और वो बताएंगे कि 40,000 लोग मारे जा चुके हैं गाजा में, इतने लाख 10 लाख लोग जो है बेघर हो गए हैं, रिलीफ कैंप्स पर अटैक हो रहे हैं। वहीं जो टाइम्स ऑफ इसराइल है, इसराइल टाइम्स है, उनकी जो 24 जो चैनल है, वो सारी जो खबरें होंगी वो उस तरह की देंगे कि इन्होंने अटैक किया था, हमारे ऊपर किया था, और उसके बाद हमने बदला ले रहे हैं हम लोग, और हमारे अभी भी बंधक उनके पास ही है, 100 बंधक 100 बंधक हमारे उनके पास ही। तो इस तरह की रिपोर्टिंग आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन रशिया यूक्रेन वॉर की भी अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो आरटी की, स्पुतनिक की, या फिर जो उनके जो चैनल्स हैं उनके, रशिया वन है, उन सब की रिपोर्टिंग बिल्कुल अलग तरीके की होगी। और जो यूक्रेन से में ही, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब वहीं पर ही स्टेशन है, सब आज के समय में रिपोर्टर्स भी, ब्यूरो चीफ्स भी, डिप्लोमेटिक एडिटर्स भी सब वहीं पर ही बेस्ड हैं, या यूरोप में बेस्ड हैं कहीं पर, पोलैंड में या जर्मनी में, वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनकी अलग तरीके की रिपोर्टिंग, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे में मेरा तो मानना यही है कि जिम्मेदारी जो थी मीडिया की जो होती है, वो इस तरह की रिपोर्टिंग में, वैसे मुझे एक चीज और याद आ रही है कि वॉर जर्नलिज्म से रिलेटेड, महाभारत के बारे में, संजय के बारे में जानते हैं, गांधी जी भी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट थे। अगर आप वो जब इंडिया आने से पहले, जब उन्होंने, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, बोअर वॉर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था एज एन मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर, उस युद्ध में, बोअर वॉर में, जो कि अफ्रीका में लड़ा गया था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की आर्मी उसमें लड़ रही। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया, उस वक्त मुंबई टाइम्स हुआ करता था, उसके लिए अपने वॉर डिस्पैचेस भेजते थे। उनकी रिपोर्टिंग की अगर आप, क्योंकि मैंने स्टडी किया उसको देखेंगे तो उनकी रिपोर्टिंग किस तरह की होती थी। उनकी रिपोर्टिंग, आप क्लासिकल वे में जर्नलिस्ट की तरह नहीं सोचें उसको, वो एएमसी के मेडिकल असिस्टेंट हैं, जो कि सोल्जर्स को उपचार देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जो घायल हो रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ वो लिखते भी थे मुंबई टाइम्स के लिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है आजकल, और उसमें वो लिखते थे कि यहाँ युद्ध, जहाँ जंग का मैदान है, बैटलफील्ड के पास, यहाँ एक लेडी रहती है, वो सब्जी बेचती है वहां पे, उसको कितनी मुश्किल आ रही है उसको, यहाँ पर लोग क्या खाना खा रहे हैं, कैसे हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसी युद्ध में, बोअर वॉर में, उनके साथ एक और डिफेंस जर्नलिस्ट था। जैसे महात्मा गांधी इस दुनिया में एक नाम हुआ, एक बड़ा नाम हुआ, हमारे इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, उसका भी वैसे ही बड़ा नाम, उसके बारे में भी कम ही लोग जानते हैं। उसकी अगर आप वॉर रिपोर्टिंग देखेंगे, वॉर डिस्पैचेस देखेंगे, तो बिल्कुल अलग तरीके की। उनके बारे में कोई बता सकता है कौन थे वो डिफेंस जर्नलिस्ट? एक तो महात्मा गांधी हो गए हमारे बोअर वॉर में, एक और दुनिया की महान स्टेट्समैन थे जिन्होंने रिपोर्टिंग करी थी, कोई भी? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भी उसी युद्ध में थे, वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, ऑफिसर रैंक पे थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या थी? जैसे जर्नलिस्ट की होती है एक वॉर डिस्पैचेस की, वो लंदन टाइम्स के लिए डिस्पैचेस भेजते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। जैसे एक पीआरओ की तरह, जो स्पोक्स पर्सन होते हैं आजकल आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी के, एयरफोर्स के, वो प्रेस रिलीज की तरह होती थी, वो भेजते थे, वॉर डिस्पैचेस भेजते थे। विंस्टन चर्चिल उस युद्ध में। तो महात्मा गांधी जहां लिखते थे कि क्या खाया, क्या पिया, युद्ध के बाहर किस तरह की स्थिति है, यहाँ पर लोगों को कितनी मुश्किलात आ रही हैं यहाँ पर इस बैटल फील्ड के पास, विंस्टन चर्चिल जो लिखते थे वो लिखते थे, आज हमने कौन से हथियार यूज किए, आज हमने कितने एरिया में कैप्चर किया, हमने कितना गोलाबारी की, हमने कितने दुश्मन के सैनिक घायल कर दिए, कितने हमने मार दिए हैं। तो ये दिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी बात हम जो टॉपिक कर रहे हैं, कि आप वॉर में रहकर भी किस तरह की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। आप ये भी दिखा सकते हैं कि कितनों को मारा, ये वाली रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और आपकी जिम्मेदारी ये भी कि कितना नुकसान हुआ, कैसे वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पर कितना मुश्किलात आ रही हैं। गाजा में 40,000 लोग मारे गए हैं, 10-20 लाख लोग
घर खाली करना पड़ा, घर ही नहीं है उनके पास। यूक्रेन में जैसे मैंने बताया 80 लाख लोग की जनसंख्या कम हो चुकी है यूक्रेन की आज के समय में, जिनमें से हजारों की तादाद में सैनिक होंगे जो मारे गए होंगे, और कितने लोग जो छोड़ के चले गए, यूरोप में चले गए, छोड़ के चले गए। तो ये जिम्मेदारी जो है मीडिया की है कि वो किस तरह से, हर कंट्री की मीडिया की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। अगर दूसरे देश में जाके आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो अलग तरीके की रिपोर्टिंग होगी, अपने ही देश की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसे अगर चाइना के साथ ही अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने तो बहुत जो इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ, उसका हमने रिपोर्टिंग किया, उसका लद्दाख में जाके। लेकिन आप यकीन मानिए कि करगिल वॉर में जब 99 में जब युद्ध हुआ था, तब एम्बेडेड जर्नलिस्ट गए थे वहां, वॉर जोन में गए थे। लेकिन कंट्रास्ट देखिए 2020 में जब ये हुआ, झड़प हुआ, तो हमारी आर्मी ने नहीं जाने दिया किसी को बाहर, लेह से बाहर कोई नहीं जा सकता। मतलब आप ये मान के चलिए कि बैटलफील्ड तो बहुत दूर की बात है, अब लेह टाउन जहाँ से जो चाइना बॉर्डर है करीब करीब 250 किलोमीटर, जो नियरेस्ट स्पॉट होगा 250 किलोमीटर होगा, और 250 भी वो प्लेन्स वाला नहीं है, दुनिया का दूसरा और तीसरा सबसे ऊंचाई वाला रोड वहीं से गुजरता है, खरदुंगला। तो जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई, उससे क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है बॉर्डर एरियाज में। वहां नहीं जाने दिया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि इससे जो ऑपरेशंस हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। कि हालांकि बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि आप क्यों नहीं जाने देते, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप कहेंगे कि नहीं जी इसको हम लोग एक्सेस दे देते हैं, इसको जाके देख, ऐसे नहीं होता है आर्मी, ऐसे बैटलफील्ड में ऐसा नहीं होता कि आप किसी को कहेंगे कि आप जाके देख लीजिए कि कितना आगे तक आए हैं या नहीं आए, चाइनीज आए हैं, घुसपैठ हुई है या नहीं हुई। ये सब ऑपरेशनल एरियाज हैं, इन सब में किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, ये मानकर चलिए। इवन पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं है इजाजत है वहां सब जाने के लिए, उस वक्त में जब युद्ध चल रहा है। युद्ध के बाद जा सकते हैं आप, जब लड़ाई चल रही तब आप नहीं जा सकते, उनके हैम्पर करेंगे आप उनके ऑपरेशंस को, मिशंस। इवन जर्नलिस्ट भी नहीं जाना चाहिए, आप चोरी छिपे भी नहीं जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी है देश की मीडिया की। और विश्वास होना चाहिए आपको अपने देश की आर्मी पर, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो और भी हमें विश्वास होना चाहिए। चाइना जैसी कंट्री पे तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर तो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है, तो वो अपनी कंट्री के बारे में ही बात करेगा। एक मिनट संजीव जी, बस मैं खत्म करने वाला हूँ, 2 मिनट दे दीजिए। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये कि हम लोग किस तरह से उसको साथ देते हैं, अपने देश का देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में हम देते हैं। लेकिन इसके मायने कहीं से भी ऐसे नहीं है कि अगर कोई हमें डर्ट दिखाई दे रही है, कीचड़ हमें कहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसको कारपेट के नीचे उसको छिपा दें, वो नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी जिम्मेदारी जो है मीडिया की बनती है उसमें। अगर हम लोग देखें जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, बूचा नरसंहार जहाँ पर हुआ, पूरा शहर को ही खत्म कर दिया गया उसमें। ये आज तक नहीं पता चल पाया किसने मारा, रशिया ने मारा, यूक्रेन ने मारा, लेकिन लोग तो मासूम लोग तो मारे गए ना, उनकी हत्या की गई, नरसंहार किया गया, खाली जब हुआ शहर में। वो छिपा नहीं सकते, वो नहीं छिपाना चाहिए कहीं पर भी, किसी भी कंट्री हो। अगर आप गलत अगर कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में आप साथ दे सकते हैं, जिम्मेदारी बनती है मीडिया की कि आप साथ में रहें, विश्वास करें सेना के ऊपर। इसलिए नहीं कि वो आर्मी है, बल्कि इसलिए कि वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है अपने डोमेन की। और जैसे मैंने बताया कि आज के समय में तो आर्मी साथ लेकर चलती है, मीडिया को साथ लेकर चलती है आज के समय। वो ऐसा नहीं है कि, और मुझे अच्छे से याद है हम लोग जब लद्दाख में थे, तो जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ सिचुएशन, नॉर्मलाइज हुई, जब तक बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है तब आपसे कोई बात नहीं करता, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हैम्पर्स होते हैं आपके ऑपरेशंस, आपका काम यानी जो सैनिक हमारे जो डिप्लॉयड है वहां। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी शांत हुई, मुझे अच्छे से याद है, मेरे साथ साथ और भी जो 3-4 और जर्नलिस्ट थे, उनको आर्मी ने पूरा बुलाया वहां पर, ब्रीफिंग हम लोगों को पूरी दी गई। ऑन कैमरा नहीं होती है सडनली, और आर्मी चाहती भी नहीं है कि इस तरह की बातें हो, लेकिन एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि क्या चल रहा है वहां पर युद्ध में, वो सब देती। आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो हमारी आर्म फोर्सेस का जो मीडिया विंग है, या जो
इंफॉर्मेशन विंग्स जो है बहुत स्ट्रांग हमने किए हैं, क्योंकि हम भी समझ चुके हैं, हमारी कंट्री भी समझ चुकी है, हमारी देश की फोर्सेस समझ चुकी है कि मीडिया को आप अगेंस्ट नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को भी आप अगेंस्ट नहीं कर सकते। तभी आप देखेंगे कि जब भी कोई कोई ऐसी फेक न्यूज सामने आती है आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, तो जो हमारे जो आर्म फोर्सेस के हैंडल्स हैं, अभी तो होम मिनिस्ट्री का भी एक हैंडल बन गया है जो फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो वो उसमें सामने आके तुरंत कह देते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे गलत है। मणिपुर से रिलेटेड काफी न्यूज मैंने अभी देखी जहां पर एडीजीपीआई के नाम से आता है, तो मीडिया विंग इंडियन आर्मी इसी के नाम से, पब्लिक इंफॉर्मेशन वैसे उसको बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, एडीजीपीआई, उनका बहुत स्ट्रांग है। और वो सिर्फ ये दिल्ली में ही नहीं है, साउथ ब्लॉक में ही नहीं है उनका ये जो विंग है, आप कहीं पर भी होंगे जहां पर लेह लद्दाख में जहाँ कोर है, कमांड्स है, उन सब में भी इंफॉर्मेशन विंग्स आज के समय में बन गई है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो हमारे देश के खिलाफ जाए। निगेटिव न्यूज भले ही आ जाए, निगेटिव न्यूज से उनको डर नहीं लगता, फेक न्यूज से डर लगता। निगेटिव तो आप बिल्कुल, उन्होंने मीडिया को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ कि अगर आपको लगता है कहीं गलत आप है तो रिपोर्टिंग कीजिए आप। और मैं इसलिए नहीं कि दिल्ली में मैं रहा हूँ, दिल्ली से रिपोर्टिंग की, मैं जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, चाहे आप लेह लद्दाख, कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, राजस्थान, या फिर अगर आप मैरीटाइम की बात करें तो अंडमान निकोबार, कोची, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, सब जगह जाते, सब जगह पर नेवी के अपने अपने इंफॉर्मेशन देंगे। जरा सी कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो तुरंत शेयर करने के लिए, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं लेकिन वैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क उन्होंने बनाया है देश के 25 बड़ी शहरों में, और ये शहर वो है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का कोई ना किसी का कोई विंग या बेस वहां पर है। उन सब में वहां पर वो पीआरओज तैनात रहते हैं। ये पीआरओज इंफॉर्मेशन सर्विस के भी होते हैं, डायरेक्ट लिंक आते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस से, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और साथ ही आर्म फोर्सेस के भी होते हैं, जहां उनको लगता है कि यहाँ पर ऑपरेशन एरिया ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, वहां वो आर्म फोर्सेस से ही, जो कि जैसे संजीव जी बात कर रहे थे, हम लोग राकेश गोस्वामी हैं जयपुर के, तो उनके यहाँ पर उन ऑफिसर्स को ऐसे नहीं कि किसी को भी आप तैनात कर देते, उन ऑफिसर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग, मीडिया ट्रेनिंग दी जाती है उनकी तैनाती से पहले। आईएमसी में कैप्सूल कोर्स करना होता है। मैं खुद, जैसे मैं हूँ या और भी जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे, जर्नलिज्म करते रहे, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, उसमें होता है, उनको बताया जाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको डूज एंड डोंट्स, तो जैसे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी आर्म फोर्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंट्रोल करते हैं, इंगेज करके रखते हैं। एम्बेडेड जर्नलिज्म वहीं से निकल कर आया। और मेरी जो बुक है, ये रशिया यूक्रेन वॉर पे जो मैंने बुक लिखी है, इसमें मैंने एम्बेडेड जर्नलिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा है कि बहुत किसी भी कंट्री के लिए अच्छी चीज है, जर्नलिस्ट के लिए भी है, और उसकी खामियां भी क्या हो सकती है उसके बारे में भी मैंने इस बुक में लिखा है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा संजीव जी की मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, अपने देश के प्रति भी है, न्यूट्रल रिपोर्टिंग के लिए भी है, और नेशनल सिक्योरिटी में उसका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं आज के लिए कहूंगा कि आज के लिए इतना ही, आगे कभी फिर और बात करेंगे, मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया है हम लोगों को बात करते हुए, और अगर कोई चाहेगा, जो हमारे साथी जुड़े हैं हमारे साथ, वो अगर कोई किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो उसके लिए आई एम रेडी फॉर दैट। चलिए, बहुत बहुत आभार नीरज भाई, आपने तो आज जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक डिफेंस जर्नलिस्ट और डिफेंस की जो हमारे आर्मी है उनके रोल के बारे में जो बात की है, मुझे लगता है जितना अनुभव आपका है, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो आपका डिफेंस में जो इन्वॉल्व इस तरह के एरियाज में, और मैं तो कल्पना कर रहा था जब आप वहां की चर्चाएं कर रहे थे कि वो भूतहा शहर बिल्कुल किस तरह से आपके मन में उस समय, मतलब वो जो सारे दृश्य हैं उनको देख करके, अपन तो केवल टेलीविजन के पर्दे पे ही देखे हमने तो, या कभी खबरों में पढ़ लिया, लेकिन कैसे आपने जाकर के उन सारी चीजों को देखा होगा और कितने हिल गए होंगे उन सारी चीजों को देख करके। और स्वयं दो स्थिति हो सकती है, या तो मौत से भय खत्म हो जाए बिल्कुल, या कहीं एक अंदर ही अंदर एक डर लगे। जो आपने बात कही आर्मी के, जो हमारा जो ये मिनिस्ट्री है या डिफेंस जो हमारा है, वो लोग आर्मी ऑफिशियल्स को जर्नलिज्म के कोर्स करने के लिए भी भेजते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स रहे, तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि यार आपको मरने से डर नहीं लगता क्या? वो जो हमारे स्टूडेंट्स थे कहने लगे, सर
पहली गोली चलने की देर है बस। जब तक गोली नहीं चली तब तक तो मन में डर है, और एक गोली चली नहीं उसके बाद तो मरेंगे या मारेंगे दुश्मन को, कुछ उस तरह की फीलिंग है। तो मुझे लगता है कि उस वार जोन में जाकर के उस आर्मी के साथ, लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि बिल्कुल उस अननोन शहर, ना भाषा का संस्कार, ना भोजन का, उनके बिल्कुल बीच में आपने इतने दिन रह करके, ना वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कितनी तरह की समस्या है। तो अपने आप में ये एक अद्भुत सेवा है, और आपने बहुत सारे पक्षों को लेकर के, और मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न भी, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय बहुत हो गया है, मुझे पता नहीं, लेकिन पहला मौका देंगे अपन पार्टिसिपेंट्स को कि उनके मन में कोई जिज्ञासाएं हो तो बात करें। लेकिन इसके पूर्व मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस आयोजन की स्मृति में एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आपको भेंट करें। उसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए खुला है, यदि कोई सवाल पूछना चाहे। हाँ प्रियंका जी। सर थैंक यू सो मच। सर को सुनने के बाद सच में मतलब बहुत सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस देख कर सोचा था कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब क्लैरिटी मिलती। थैंक यू फॉर यू, honor of you and your valuable time, your information you shared with us. We are very grateful that we have you in this platform and you discussed on the relevant topic, because ये सारी चीजें चल रही है, existing है, but still we are not aware of it. Thank you so much, sir, for your valuable time. ई मेमेंटो। जी सर, बिल्कुल। हाँ हाँ थैंक यू प्रियंका जी। ये हमने व्हाट्सएप पे आपको भिजवा दिए हैं। जी जी मैं देखूंगा। तो ये सत्र चर्चा के लिए है, किसी के मन में कोई सवाल हो, क्योंकि नीरज जी का जो अनुभव है देश और विदेश का, बहुत गहराई से आपने चीजों को देखा है, तो बहुत एक अच्छा अवसर है। जो कुछ हम कई बार सोचते हैं कि कैसे कवरेज हो रही होगी, कैसे वहां गए होंगे, तो किसी भी तरह की जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। अपना माइक ऑन करें, अपना नाम बताएं, परिचय दें। हाँ सोनू कुछ। हाँ Facing any kind of issue while unmuting, they can raise their hand. I'm here. जब तक कोई सवाल आए तो जो बात कर रहे थे आप फेक न्यूज की, मुझे ध्यान है 11 जो इनके राष्ट्रपति है यूक्रेन के, उनका भी एक डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हो गया था जिसमें उन्होंने यूक्रेनी आर्मी से कहा था कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो वो तो फेक न्यूज का तो बड़ा समस्या है। बिल्कुल फेक न्यूज। अभी आप ये मान के चलिए कि जितना युद्ध ग्राउंड पे लड़ा जाएगा उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन स्पेस में लड़ा जाएगा युद्ध। हाँ और वही सेट करेगा, नैरेटिव भी वही सेट करेगा। चाहे आप जितना जी। मर्जी सैनिक लड़ते रहे, बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन को अपने कंट्रोल पे नहीं लिया तो युद्ध आपके हाथ से निकल जाएगा, ये मान के चलिए। तो आप कितने दिन रहे नीरज जी वहां युद्ध के उस क्षेत्र में लगभग? संजीव जी मैं रशिया में और वॉर जोन में करीब 1 महीने के करीब रहा था। अच्छा अच्छा। बॉर्डर एरिया से। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि जान खतरे में है, कहीं उस तरह के बम्बार्डमेंट मिसाइल्स उनके बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, वहां तो खतरा है। मैंने बताया ना, जब हम लोग जहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहीं बम की आवाज आ रही है। रात में भी जहाँ होटल में रह रहे हैं, कैंप था वो, तो उसमें रह रहे हैं, तो वहां पे भी वो आवाज आती थी रात में कि यहाँ ब्लास्ट हो गया, यहाँ हुआ। इवन ये भी तभी पता चला कि एक जो वहां पर जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर भी अटैक करते थे लोग। मेरे ख्याल कुछ जर्नलिस्ट तो मारे भी गए इस। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपके सुरक्षा के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट या इस तरह का कुछ रहता था? नहीं मैं वो भी देखिए, जब हम लोग यहाँ से गए तो ऐसा कुछ था नहीं, जबकि पता है कि युद्ध में हम लोग जा रहे हैं। और ना केवल युद्ध की स्थिति में ही जर्नलिस्ट लाइन ऑफ फायर में होता है, कहीं रॉयट्स हो जाते हैं, रॉयट्स की रिपोर्टिंग भी करने जाते हैं हमारे देश के रिपोर्टर्स। एलओसी भी यही अपनी इंडिया पाकिस्तान की, अभी तो थोड़ा शांति है पिछले 2-2.5 साल से, लेकिन पहले एलओसी पर फायरिंग इतनी होती थी, वहां पर भी रिपोर्टिंग करने जाते थे। लेकिन वो कल्चर हमारी कंट्री में नहीं आया। और बताऊं, जब मैं वहां गया तो जो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी हमारे साथ थे, तो एक बॉर्डर टाउन है रोस्तोव, जहां से एंटर करते हैं आप ना यूक्रेन की तरफ। तो वहां हम लोग इकट्ठा हुए, तो उन्होंने पूछा हमसे कि आप में से कोई ऐसा है जो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं लेके आया है, जिसके पास नहीं? तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास नहीं है। मेरे और कैमरामैन के पास नहीं थी बुलेट प्रूफ जैकेट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं प्रोवाइड करी थी। कई बार हमने बोला भी कि बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप इतने युद्ध में कवर करते हैं, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, रॉयट्स में,
ऐसी जगह पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे, रशियन नाम फोर्सेस देगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने कमेंट किया कि आप वॉर कवरेज के लिए आए बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना। सही सही है। फिर उन्होंने दिया हम लोगों को। तो ये एक सवाल एक बार कहीं और भी आया कि युद्ध में तो सैनिक भी जाते हैं और उनकी भी जान को खतरा रहता है। खतरा रहता ही सबसे ज्यादा तो उन्हीं को रहता है। जर्नलिस्ट के लिए क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको खबरें उनके डिफेंस मिनिस्ट्री से सेंसर करानी पड़ती थी? नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया। नहीं किया उस तरह का? नहीं, कभी नहीं किया। और ऑब्जेक्ट भी नहीं किया आपके कि आप ये कभी क्यों नहीं, भेज रहे हैं, कभी क्या नहीं, है? कभी नेवर नेवर, उन्होंने कुछ नहीं किया। और बातचीत लेकिन में कोई, जी हाँ, नहीं, कुछ कह कभी रहे नहीं, हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा। जो मैं बता रहा हूँ कि जो वॉर से रिलेटेड की वॉर नहीं बोलना है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलना है, वो उनकी पॉलिसी है जो हम लोग जाने से ठीक है, पहले हमने वो तो देख आपको लिया। पहले ही बता दिया गया होगा कि लेकिन ये हमारी लेकिन पॉलिसी लेकिन है। 1 to 1 हमारे इंटरेक्शन में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर बोल रहे थे कि अब इस एरिया की, इधर की तरफ की आप रिपोर्टिंग ना करें, यहाँ हमारे सैनिक तैनात हैं, जैसे हमारा इंडिया में भी करते हैं। अगर हम ठीक है, अपनी हाँ आर्मी की हाँ हाँ। कवरेज के लिए जाते हैं तो हमें आर्मी पहले से डूज एंड डोंट बता देती है कि आपके कैमरे का फेस इधर रहेगा, इधर की तरफ दिखाने से दुश्मन को पता चल जाएगा कि हमारी तैनाती कहाँ पर है, डिप्लॉयमेंट। वो वहां पर भी थी। वो नहीं और चाहते थे कि आपकी रीच यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उन तक रही? कभी वहां से कोई वर्जन लेना हो, करना हो, बिल्कुल, पॉसिबल रहा? ये इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे वो वहां वहां भी कीव थे? में थे। हम, मैंने ठीक बताया है। ना, हमारे क्लासिकल जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि हम, क्योंकि कीव से ही हम्म, सारी रिपोर्टिंग आ रही थी, तो हम चाहते थे कि एक हाँ, रशिया का वर्जन भी आए, इसीलिए मैं ठीक है। उधर की तरफ से गया, रशिया की तरफ से। और मैं पढ़ रहा रशिया था को वो, मिला। जब आपने डिटेल्स भेजी तो शायद कंट्रोवर्सी भी रही आपके इस स्टेटमेंट को लेके, केमिकल वॉर को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा उसको काफी लेकर तो बहुत कंट्रोवर्सी ट्रोलिंग रही। मेरी हुई थी उस पे, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे हुई थी, क्योंकि हाँ मैंने हाँ हाँ। वो वीडियो, एक छोटा सा वीडियो डाल दिया वहां आने के बाद। जब हम आए मारिउपोल से, तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर जो सैनिक हैं, रशियन सोल्जर्स हैं, वो खाना बांट रहे थे वहां। जो अच्छा लोग, अच्छा। क्योंकि उनके पास खाना पीना, मैंने देखा कि समुद्र के पास रहने के बावजूद भी पीने का पानी के लिए तरस रहे थे लोग वहां पर जो थे। उनके लिए टैंकर्स आते थे बाहर से, कहीं से गाँव से आते थे, पानी लेकर आते थे आर्मी के कैंप से। तो वो मैंने वीडियो डाल दिया, मैंने कहा यहाँ तो कोई केमिकल अटैक हुआ नहीं। वो वायरल हो गया किसी तरीके से, शायद वो रशियन एम्बेसी या किसी रशियन मिनिस्ट्री ने कहीं से, बाहर की किसी, जहां पर ट्विटर चल रहा था, उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया था, जिसके चलते वो बहुत वायरल हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में गया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप तो रशियन आर्मी के साथ हैं, तो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो पूरी रिपोर्टिंग मेरी वही की है, मैं तो कभी नहीं हूँ। तो ऐसे भी ये हाँ आपके ऊपर लगेंगे, एलिगेशंस लगेंगे। ये तो था। आपको थिक स्किन तो आपको थोड़ा करने पड़ेगी इसके। जी जी। मेरे दिमाग में जी, क्वेश्चन आ रहा है सर, जब सोल्जर्स वॉर के लिए जाते हैं तो उन्हें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो जब हम रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग के लिए वॉर जोन में जाते हैं तो क्या हमें भी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, ये मेरे से रह गया हाँ था। अच्छा हुआ प्रियंका जी आपने पूछ लिया ये सवाल। आ, जैसे हम लोगों के यहाँ पर इंडिया में, इवन दूसरी कंट्रीज में भी, हमारी कंट्री में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, दिल्ली में, वो हर साल एक कोर्स कराती है। हम उसको डिफेंस कोरेस्पोंडेंट कोर्स बोलते हैं। पहले इसको वॉर कोरेस्पोंडेंट कोर्स बोला जाता था, लेकिन क्योंकि वॉर इंडिया में ऐसे नहीं हुई, करगिल वॉर के अलावा और कोई वॉर 1971 में हुई थी, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो क्योंकि वॉर से रिलेटेड ऐसा लगता है कि हम युद्ध के लिए बहुत ऐसा है, तो इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया। ये साल में एक बार होती है। पूरे इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, कम 25 जर्नलिस्ट को चुना जाता है उसमें। उन 25 जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, करीब 30 to 45 डेज की। पहले 45 डेज थी, क्योंकि मैंने भी की हुई है वो, 2013 में मैंने किया था। तो उस अब ये शायद 30-35 डेज कर दी है। इसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन आर्मी यानी थल सेना, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, और हमें बॉर्डर एरियाज में भी ले जाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो नेवी के जो बेसिस हैं, सबमरीन है, इन सब में भी ले जाया जाता है, और दिखाया जाता है कि किस तरह से वहां पर वर्किंग वहां पे उनकी होती है। एलओसी पर या एलएसी चाइना बॉर्डर पर भी लेके जाया जाता है, और वहां बताया जाता है जर्नलिस्ट को कि यहाँ पर किस तरह की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सैनिक जो है अपना काम कर रहे हैं, यानी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान ये 30-45 दिन जो होते हैं, इसमें आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, चाहे आप टीवी में हो, चाहे आप न्यूज पेपर में हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स करने के बाद,
और आपको बताया जाएगा कि आगे आपको जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे आप अपने चैनल में या न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तब आप इन सब चीजों को ध्यान रखें कि किस तरह से होता है। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और लद्दाख में क्या चल रहा है या केरल में एलओसी पर, कश्मीर में, श्रीनगर में क्या चल रहा है, वो आप नहीं समझ पाते हैं इसको, तो इसलिए वो कोर्स होता है और वो कराया जाता है। इसी तरह से अमेरिका में पेंटागन भी अपने जर्नलिस्ट के लिए इस तरह के कोर्स करते हैं, क्योंकि हम लोगों का अभी वॉर जैसा कोई स्थिति नहीं है, लेकिन डिफेंस, हम इसीलिए उसको डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स बोलते हैं। और इसमें बहुत मदद मिलती है जो जर्नलिस्ट इस क्षेत्र में इस तरह की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। और एक और चीज, उसमें कोई चार्जेस नहीं होता है, पूरा खर्चा डिफेंस मिनिस्ट्री पूरे 45 दिन तक का वही वहन करती है। नीरज जी, आपको क्या लगता है यूक्रेन जैसे छोटा सा देश 2.5 साल से लड़ रहा है रशिया जैसे देश के साथ, क्या ताकत है उनकी, जो, या क्या मतलब उनका जिजीविषा है, जुनून है, या एक शासक का पागलपन है, क्या है क्या वो एक्चुअली? देखिए, यूक्रेन ऐसा लगता था कि 1-1.5 हफ्ते में निपट हाँ, जाएगा, सबको लगता था। हाँ, बिल्कुल। हुआ ये कि इसमें मिस कैलकुलेशन रशिया की भी हो, शुरुआत वाली मिस कैलकुलेशन हुई रशिया की। जो लंबा खिंच रहा है वो इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका बहुत सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को करते हैं। आज हथियार आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में हथियार उनको जो है सप्लाई करते हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब कह सकते हैं कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम पुरानी कहावत थी ना कि दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके आप फायर कर रहे हैं। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज यही कर रहे हैं। रशिया की मिसकैलकुलेशन मेरे को जो लगी इस कवरेज के दौरान, रशिया को ये लगा नहीं था कि यूक्रेन इतना पावरफुल हो चुका। तो 14 में भी रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया एरिया है उस पर कैप्चर किया था। क्रीमिया पूरा, मैं क्रीमिया भी जा चुका। क्रीमिया पर जो कैप्चर किया उन्होंने 2014 में रशिया ने, तो उसमें कोई रिटेलिएशन या काउंटर नहीं किया था यूक्रेन ने उस वक्त। यूक्रेन की आर्मी उस तरह की नहीं थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और उन्होंने जो था सरेंडर कर दिया था क्रीमिया में, जो उनका नेवल बेस है, ब्लैक सी फ्लीट जिसको बोलते हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि आप देखिए जो आपको आना है। वहां स्पेशल फोर्सेस कमांडोज गए थे, एक गोली भी नहीं चली थी, पूरा क्रीमिया का जो कॉन्टिनेंट है उन्होंने कैप्चर कर लिया था यूक्रेन। उसके बाद थोड़े वो सैंक्शन लगे थे रशिया के ऊपर, शायद G7 से बाहर, G8 था उस वक्त, G8 से बाहर कर दिया रशिया, G7 जो हम लोग कहते हैं उससे बाहर कर दिया, सैंक्शंस लगाए। लेकिन रशिया को इतना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा उस सैंक्शंस का, और किसी ने सुना भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने सुना उस सब के बारे में भी, बहुत नैरेटिव नहीं आया, क्योंकि रशिया उस वक्त बहुत, क्योंकि G8 का साथ था, वेस्टर्न कंट्रीज का साथ मिल रहा था उसको, वो इस तरह का नैरेटिव भी नहीं आया। बहुत कम लोगों, इंडिया में ही बहुत कम लोगों को पता हुआ कि क्रीमिया में उस वक्त 2014 में उन्होंने कैप्चर किया। तो जब 2024 की स्थिति आई तो रशिया को ने मिसकैलकुलेशन ये किया, उन्हें लगा कि ये भी 2014 की तरह हो, कि कीव में हम जाएंगे, यानी कि उनकी घेराबंदी करेंगे, अपने टैंक लेके जाएंगे, और जेलेंस्की या तो सरेंडर कर देगा, जेलेंस्की यूरोप भाग जाएगा और उनकी आर्मी सरेंडर कर देगी। और एक सही प्रिपरेशन नहीं थी रशियन आर्मी, गलत टाइम चुना उन्होंने, टाइमिंग बहुत गलत थी उनकी, जो बाद में स्टडीज हुई, इंडियन आर्मी ने भी स्टडी किया उनकी वॉर प्रिपरेशन को या वॉर उनकी स्ट्रेटेजी, तो उसमें बहुत खामियां पाई गई उसमें। एक तो ठंड थी उस वक्त, बर्फ अभी पूरी तरह से पिघली नहीं थी वहां पर, क्योंकि रशिया यूक्रेन में बहुत बर्फ पड़ती, वहां पिघली नहीं थी, टैंक जाके फंस गए वहां पर, बर्फ में जाके फंस गए, कीचड़ में जाके फंस गए वहां पर, सपोर्ट नहीं था, बैकअप सपोर्ट नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो युद्ध के लिए नहीं गए थे वहां। रशिया ये कभी मानता नहीं कि हम युद्ध के लिए नहीं, तो बाद में उनको मानना पड़ा उसको कि हम युद्ध के लिए गए थे। वो गए थे सिर्फ दिखाने के लिए, पावर जो कहते हैं ना कि दिखाने के लिए गए थे कि आप सरेंडर कर दीजिए, भाग जाओ, उनको यही लगा था। लेकिन 2014 से 2024 10 साल हुए, अमेरिका समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें। आप यूएस को जो स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग उनकी बहुत हाई है, बहुत आगे है, वो बहुत आगे की सोचते हैं। उनको समझ में आ गया कि रशिया जो है ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। एक तो उन्होंने पहले G7 से बाहर, G8 से बाहर कर दिया उसको, और उन्होंने यूक्रेन को बहुत मजबूत करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि एक फोटो आती है हर साल ठंड के टाइम में, या 26 जनवरी 15 अगस्त, जिसमें सोल्जर्स पूरी व्हाइट यूनिफॉर्म में है और बर्फ में लेटे हुए ऐसे करके, और राइफल उनके पास है, और वो आती है कि वो कहते हैं कि देखिए ये हमारे सियाचिन में सोल्जर्स हैं जो इतनी ठंड में लेटे हुए हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वो सियाचिन की नहीं है, वो यूक्रेन की फोटो है। अच्छा। यूक्रेन सोल्जर्स की फोटोग्राफ है।
वो ठीक है, वो आ जाता है तो कोई बात नहीं, कोई हर कोई आया गया कर देता है। तो मैंने स्टडी किया तो उस फोटोग्राफ के ऊपर, वो यूक्रेन की फोटो, यूक्रेन के सोल्जर्स ने अपने बॉर्डर्स को बहुत सिक्योर किया, उन्होंने बहुत स्ट्रांग किया, उन्होंने यूएस ने और उनको वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस में बहुत सपोर्ट किया उनको। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये सब कुछ हो रहा था और जो जवाबी कार्रवाई उन्होंने की यूक्रेन में जो की, उससे रशिया थोड़ा सा हिल गया। और अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बहुत सारे ऑफिसर्स को निकाल दिया इसी वजह से कि आपने मिस कैलकुलेशन किया, आपने स्टडी ठीक से नहीं किया कीव को। जैसे अभी बांग्लादेश वाला जो हुआ है, ये कू हुआ है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि इतना बड़ा वहां पर सब कुछ चल रहा है। ये फेलियर्स होते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं। तो रशिया की भी इंटेलिजेंस फेलियर थी, उनको नहीं पता चल पाया कि कीव में जो उनका ही पहले पार्ट था, हिस्सा था, एक टाइम में तो कैपिटल थी, जो पुराने टाइम में मेडिवल वर्ल्ड में उनकी कैपिटल थी कीव। मॉस्को तो बाद में आई, सेंट पीटर्सबर्ग तो बाद में आए। तो उन्होंने स्टडी उसको ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से उनको लगा। लेकिन जब वो आप कहते हैं ना कि आप जब युद्ध शुरू करने के लिए उतर गए तो फिर आपको करना पड़ा, तो इसलिए इतना लंबा खिंचाव हुई। वो रशिया का था, वो डिसइंटीग्रेशन था ना, ये कीव और ये आपके यूक्रेन और इधर ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सब अलग अलग हुए वहां पर ये। तो चलिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपका बहुत ज्यादा एग्जर्शन हो गया, क्योंकि इसके पहले आप टीवी डिबेट में थे और अब यहाँ, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से इतना समय दिया और इस विषय के बहुत सारे पक्षों पे बात की, अंत में प्रियंका जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप आमंत्रित हैं। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम shared with us, and you have discussed on this relevant topic we all needed for the way you deeply discuss about the challenges and responsibilities of conflict reporting related to Kargil war, Falkland war, and this Ukraine and Russia war. We have really have great knowledge about all this, and the way you have shared your real time experience with that, it is like a workshop for us कि हमें वो lifetime experience और lifetime चीजें सुनने का मौका मिला और खुद को प्रिपेयर करने का मौका मिला। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, those who are thinking for investigative reporting, war time reporting, they can prepare themselves accordingly. And those who are not thinking for this, they can think for it because this is needed. अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें एक वॉर फ्री कंट्री में रहना है, हमें एक सेफ कंट्री में रहना है, तो हमें इन जोन्स के रिपोर्टिंग के लिए भी हमेशा रेडी और प्रिपेयर रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल नॉलेज यू हैव शेयर्ड विद अस, एंड थैंक यू सो मच बनावत सर, थैंक यू सो मच आवर डायरेक्टर हुड्डा sir, because both of them, this interactive session will not be possible. They are the pillar of this webinar, and we are very grateful to both of them for their support, their valuable time, and their knowledge they have involved and in this webinar. Thank you so much everyone. Thank you so much dear participants and technical staff. चलिए हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को दिवाली का और उमंग उत्साह से मनाएं, और अगली वेबिनार दिवाली के बाद हैप्पी दिवाली टू ऑल। और नीरज जी आपको भी बहुत बहुत शुभ धन्यवाद नीरज सर। और अच्छा